नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गरीब जोड़ा था। पति पत्नी दोनों बहुत सीधे सादे थे और मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। पत्नी गर्भवती थी और कुछ समय बाद उसने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम चंपा रखा गया। पर चंपा के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसके पिता की मौत हो गई। बेचारी माँ और बेटी अब इस दुनिया में अकेले रह गए थे। चंपा की माँ अब लोगों के घरों में काम करने लगी, झाड़ू पोछा करती, खाना बनाती और ऐसे ही अपनी बेटी को पालने लगी। बड़े घरों के बच्चों के पुराने कपड़े उसे मिल जाते, वही वह अपनी बेटी को पहनाती थी। इतनी गरीबी के बावजूद भी चंपा की माँ ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। चंपा ने जैसे तैसे 10वीं पास कर ली। अब आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना माँ की बस की बात नहीं थी, तो माँ ने चंपा को आगे पढ़ने से मना कर दिया। चंपा ने कहा, माँ, मेरे 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मुझे आगे पढ़ने दो। चंपा की माँ बोली, बेटी, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता और तेरी फीस, किताबें, इन सब का खर्च मैं कहाँ से लाऊंगी? चंपा ने कहा, माँ, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगी। इस तरह चंपा की माँ उसे पढ़ाने के लिए मान गई। अगले ही दिन से चंपा भी काम पर जाने लगी। दिन में वह माँ के साथ काम करती और रात को पढ़ती थी। उन्होंने कुछ और घर भी पकड़े और अब माँ बेटी अलग अलग काम पर जाने लगी। कुछ दिनों में ही चंपा को महसूस होने लगा कि चाहे बाप की उम्र का आदमी हो या कम उम्र का लड़का, सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहती थी। वह काम करने में खुद को असहज महसूस करती थी क्योंकि चंपा बहुत खूबसूरत थी और उसे लगता था कि मालिक की आंखें जैसे उसे ही खाए जा रही हैं। एक दिन चंपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी, किसी ने कुछ कहा है क्या? तब चंपा बोली, माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं अब यह काम नहीं करूंगी। माँ ने कहा, चंपा, मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि तू ये काम करे, पर बेटी तूने ही जिद की थी। चंपा बोली, हाँ माँ, पर मैं पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। माँ ने कहा, चंपा, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा तू कर। अब चंपा मोहल्ले के घरों में ट्यूशन पढ़ाने की बात करने लगी और उसे 7वीं और 8वीं कक्षा के 2 बच्चे ट्यूशन के लिए मिल भी गए। अब चंपा घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उसके छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। पर यहाँ भी उसे वही समस्या झेलनी पड़ रही थी। पर अब उसका पढ़ाना सबको अच्छा लग रहा था, तो उसने बच्चों को अपने घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। आमदनी अच्छी होने लगी थी, पर चंपा की मेहनत दोगुनी हो गई थी। माँ को कभी कभी चंपा पर बहुत दया आती। वह कहती, चंपा, अगर तेरा बाप जिंदा होता तो तू भी और बच्चों की तरह पढ़ रही होती, तुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब चंपा अपनी माँ के गले में हाथ डालकर कहती थी, माँ, तूने भी मेरे लिए कुछ कम नहीं किया है। तू ही मेरी माँ है और तू ही मेरे लिए मेरा पिता है। मुझे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे ही माँ बेटी के दिन गुजर रहे थे। चंपा के 11वीं कक्षा के एग्जाम आने वाले थे। उसे बहुत मेहनत करके अच्छे नंबर लाने थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम भी काम छोड़ दो। ट्यूशन से इतने पैसे आ जाते हैं कि हमारा गुजारा चल जाएगा। माँ ने भी सोचा कि चंपा को ट्यूशन और पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है, क्योंकि चंपा की माँ तो बाहर काम करती थी। वह सोचने लगी कि अगर अब मैं बाहर काम नहीं करूंगी तो चंपा की थोड़ी मदद हो जाएगी। अब चंपा अपनी परीक्षा की तैयारी में काफी समय देने लगी थी और उसने सभी पेपर बहुत अच्छे से किए। अब उसे अपने रिजल्ट का इंतजार था कि जब उसका रिजल्ट आएगा तो वह आगे की सोचेगी। कुछ दिनों बाद चंपा का 11वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला था और वह सुबह आ ही गई जिस दिन रिजल्ट आना था। आज सुबह से ही चंपा बेचैन घूम रही थी और उसकी माँ उसे बार बार समझा रही थी, बेटा, रिजल्ट आएगा तो तुझे पता ही चल जाएगा, यूं चिंता करके अंदर बाहर घूमने से क्या होगा। चंपा ने कहा, माँ, तुम्हें पता नहीं है, इस रिजल्ट पर मेरा आगे का भविष्य टिका हुआ है। दोपहर 12 बजे के करीब वह रिजल्ट लेने स्कूल पहुंच गई। रिजल्ट करीब 2 बजे के करीब बताया गया। सभी का रिजल्ट मैडम बता रही थी, पर चंपा का नाम आ ही नहीं रहा था। अब चंपा को घबराहट होने लगी थी। वह याद कर रही थी कि पेपर तो सभी अच्छे से हुए थे,
तभी उसका नाम पुकारा गया और मैडम ने आगे बढ़कर चंपा को गले लगा लिया और बधाई देते हुए कहने लगी कि वह अपने सेंटर में पहले नंबर पर आई है। चारों ओर से चंपा को बधाइयां मिलने लगी। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाकर खुद भी बिना ट्यूशन पढ़े अव्वल आना कोई छोटी बात नहीं थी। चंपा जल्दी से जल्दी खुशी खुशी अपनी यह खुशी अपनी माँ को बता देना चाहती थी कि वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। तभी प्रिंसिपल आई और चंपा को बधाई दी और कहा, चंपा, तुम एक होनहार बच्ची हो, 12वीं के लिए और ज्यादा मेहनत करना। चंपा घर पहुंची तो माँ उसका इंतजार कर रही थी। चंपा ने खुश होते हुए कहा, माँ, मेरे सेंटर में सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही आए हैं। तब चंपा की माँ ने कहा, मैं तो पहले से ही जानती थी बेटी, मेरी बेटी अच्छे नंबरों से ही पास होगी। अपनी बेटी की बलाएं लेते हुए उसकी माँ कहने लगी, किसी की नजर न लगे तुझे। और उसकी आंखों में नमी आ गई। कहने लगी, आज तेरे पिता जीवित होते तो उन्हें कितना गर्व होता तुझ पर बिटिया। चंपा ने कहा, अरे माँ, वह जहां भी होंगे वह जरूर खुश हो रहे होंगे। तब चंपा की माँ ने कहा, चल बिटिया, कुछ खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। मैंने तेरी पसंद की दाल भात और आलू की भुजिया बनाई है। चंपा बोली, अरे वाह माँ, फिर तो मजा आ गया, जल्दी से परोस दे माँ, खाना, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। फिर दोनों माँ बेटी ने खाना खाया। फिर थोड़ी देर बाद ट्यूशन का समय हो गया और बच्चे आ गए। बच्चे भी अपनी मैम को बधाई दे रहे थे। चंपा के अच्छे नंबरों से पास होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। इसका फायदा यह हुआ कि चंपा के पास और भी बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे। कुछ बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों के पेपर की तैयारी करवाने के लिए चंपा से गुजारिश करने लगे, जिन्हें चंपा ने मान लिया था। अब चंपा के कंधों पर ज्यादा बोझ आ गया था। खुद की भी पढ़ाई उसे करनी थी और बच्चों की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। पैसा तो ट्यूशन में अच्छा खासा उसे मिल रहा था। माँ का भी घर का कोई काम चंपा नहीं करती थी, क्योंकि अब चंपा से उसकी माँ कोई काम नहीं करवाती थी। उसकी माँ खुद ही सारा काम करती थी। यहाँ तक कि अपनी खराब तबीयत का जिक्र भी अब उसकी माँ चंपा के सामने नहीं करती थी। माँ बेटी दोनों ही इस समय बहुत संघर्ष कर रही थी। माँ चाहती थी कि बेटी पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए तो उसके बाद फिर मौज ही मौज हो जाएगी, पर तकदीर हमारे बस में कहाँ होती है। साल कब गुजर गया और 12वीं के पेपर भी पास आ गए। अब तो चंपा को खाने का होश था, न ही किसी और चीज का। बस इस समय वह अपने पेपरों की तैयारी में जुटी हुई थी और माँ की तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। माँ पहले से थकी थकी लग रही थी। उसके सिर पर 12वीं में पहले से भी अच्छे नंबर लाने का जुनून सवार था। पेपर हुए, चंपा को सभी पेपर आसान लगे और बहुत अच्छी तरह से उसके सारे पेपर हो गए थे। उसके बाद ही चंपा का ध्यान एक दिन माँ की तरफ गया। उसने पूछा, माँ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है क्या? माँ ने कहा, नहीं बिटिया, मुझे क्या हुआ है, मैं तो भली चंगी तो हूँ। तो चंपा को लगा शायद यह उसका वहम है, पर अब भी चंपा को अपनी माँ कुछ थकी थकी सी लग रही थी। उसने फिर माँ से पूछा, माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है क्या? बड़ी थकी थकी सी लग रही हो। अरे, पेपर की वजह से मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाई। तब चंपा की माँ ने कहा, नहीं बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपनी तबीयत खराब की बात चंपा की माँ उससे छिपा गई। पर एक दिन चंपा की माँ के पेट में बहुत ही जोर से दर्द होने लगा। तब चंपा ने कहा, माँ, ये कब से हो रहा है? तुम मुझसे छिपाती आ रही थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तब उसकी माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बिटिया, हल्का हल्का दर्द रहता है, आज ही तेज हुआ है। चंपा बोली, माँ, तू चिंता मत कर, मैं कुछ दवाइयाँ दिला दूंगी, तू ठीक हो जाएगी। चंपा पड़ोस के डॉक्टर से दवाई दिलवा लाई और कुछ दिन सही में बीत गए। चंपा भी 12वीं के बाद क्या करना है इसके प्लान बनाने और देखने में जुट गई। अभी रिजल्ट नहीं आया था, पर बहुत सी जगह रिजल्ट आने से पहले ही चंपा ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे। उसी तैयारी में चंपा व्यस्त हो गई थी। बच्चों के ट्यूशन तो चल ही रहे थे, पर अब चंपा की माँ के पेट में रह रहकर जल्दी जल्दी दर्द उठने लगा था। कई महीने नेम हकीम की दवाई में निकल गए, इसलिए बीमारी बढ़ती जा रही थी और असहनीय होती जा रही थी। चंपा ने जब माँ को दर्द से तड़पते हुए देखा तो उसने अपने सब काम छोड़कर पहले माँ को अच्छी तरह इलाज कराने की ठानी।
माँ के बिना इस भरी दुनिया में उसका था ही कौन। अब चंपा को चिंता होने लगी अपनी माँ की सेहत की। इस बार चंपा ने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सोच ली थी। माँ के लाख मना करने पर भी चंपा अपनी माँ को एक अच्छे फिजिशियन के पास लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, दर्द के लक्षण देखकर मुझे लग रहा है आप अपनी माताजी का अल्ट्रासाउंड करवा ले, तभी सही जानकारी मिल पाएगी कि दर्द किस वजह से हो रहा है। अल्ट्रासाउंड का खर्च यही कोई रुपए 2000 आएगा, बाकी मेरी फीस रुपए 1000 होगी। चंपा ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह आती हूँ माँ को अपने साथ लेकर। माँ की तो जान पैसे सुनकर ही जैसे निकल गई थी। वह बोली, चंपा, ये बड़े डॉक्टर तो लूटने को ही बैठे हैं, हम कहीं और दिखा लेंगे। चंपा ने कहा, माँ, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, अब हम वही करेंगे जो डॉक्टर साहब कहेंगे। समझदार चंपा मामले की गहराई समझ गई थी और उसने तय कर लिया था कि माँ जितना मर्जी मना कर ले, माँ को डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड के लिए लाना ही होगा। पूरी रात माँ बेटी की इसी चिंता में गुजरी। चंपा को यह चिंता थी कि माँ को न जाने कौन सी गंभीर बीमारी निकले। वह सारी रात भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, सब ठीक हो जाए। उसकी माँ को अपनी बीमारी की नहीं, बल्कि रात भर पैसों की चिंता सता रही थी कि चंपा की मेहनत की कमाई डॉक्टर के यहाँ बेकार में खर्च हो जाएगी। उसकी माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी। सुबह हुई तो दोनों माँ बेटी की आंखें सूजी हुई थी। चंपा ने कहा, माँ, आप भी नहीं सोई रात भर? तो वह कहने लगी, हाँ बिटिया, मुझे पैसों के खर्च की चिंता हो रही थी। तू कितनी मेहनत से महीने भर में कमाती है और वह डॉक्टर एक पल में ही सारे पैसे ले लेगा। चंपा बोली, माँ, पैसों के बारे में मत सोचो, ये तो पता चल जाएगा आखिर दर्द होता क्यों है, फिर उसका सही इलाज हो सकेगा। माँ बेटी दोनों नहा धोकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की तैयारी शुरू कर दी थी। चंपा घबराई हुई माँ को दिलासा दे रही थी कि माँ, कुछ ही देर की बात है, और डॉक्टर उसकी माँ को अंदर ले गई। चंपा रिसेप्शन पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसे भी घबराहट हो रही थी कि न जाने माँ को कौन सी बीमारी हो गई है। चंपा अपनी सोच में डूबी थी कि तभी नर्स आई और बोली, मैडम, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। चंपा हड़बड़ाकर नर्स के साथ अंदर चली गई। डॉक्टर के कमरे में डॉक्टर ने चंपा को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। चंपा का दिल जोरों से धड़क रहा था। डॉक्टर ने कहा, मिस चंपा, आपकी माँ का अल्ट्रासाउंड हो गया है। घबराई हुई सी चंपा बोली, डॉक्टर साहब, आपको माँ के पेट दर्द की वजह तो मालूम हो गई होगी। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, घबराना मत, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। चंपा डरते हुए बोली, डॉक्टर साहब, कोई गंभीर बात तो नहीं है? डॉक्टर बोले, देखो बेटी, तुम्हारी माँ की पेट में दर्द ट्यूमर की वजह से हो रहा था। इसे ऑपरेशन से निकालने का फैसला हम बाद में करेंगे। पहले हमें इसका एक टुकड़ा लेकर जांच के लिए लैब में भेजना होगा। जांच से ही पता चलेगा बिटिया कि किस तरह का ट्यूमर है। चंपा बोली, आप जैसा ठीक समझें डॉक्टर साहब। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, अपनी माँ को जांच के लिए ले आना, तब तक इनको आप समय से दवाई देती रहना। चंपा चलने को हुई तो उसे याद आया कि इन सब पर खर्च कितना आएगा। तब डॉक्टर ने कहा, अभी तो 1000 रुपए लगेंगे। चंपा ने बुझे मन से कहा, जी अच्छा। माँ बाहर बैठी चंपा का इंतजार कर रही थी और कहने लगी, चंपा, मैं बोली थी ना, मैंने कहा था ना, मुझे कोई बीमारी नहीं है, अब हम नहीं आएंगे। विचारों में खोई हुई चंपा कुछ नहीं बोली। चंपा को यूं देखकर माँ ने कहा, बिटिया, डॉक्टर ने कुछ बोला है क्या? चंपा उदास मन से बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं कहा। घर पहुंची तो ट्यूशन के बच्चे बैठे हुए थे, पर आज चंपा का उन्हें पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था। अपनी माँ को चाय देकर खुद एक प्याला हाथ में लिए बच्चों को पढ़ाने लगी। फिर भी अपनी परिस्थितियों को देखकर उन्हें पढ़ाने लगी। मन ही मन 20-25 हजार रुपए का जो विचार उसके मन में चल रहा था, अब बस बैंक में लगभग इतने ही पैसे बचे थे। उसके आगे क्या होगा? चंपा ने 2 दिन बाद माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना लिया। ये ऑपरेशन लगभग 2 घंटे चला। माँ पर बेहोशी की दवाई का असर था, वह बेहोश ही थी। इतने में चंपा डॉक्टर के पास आगे के ट्यूमर के ऑपरेशन का खर्च पूछने लगी। जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर तो चंपा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर साहब ने बताया,
चंपा, हॉस्पिटल में 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत होगी, क्योंकि यह प्राइवेट हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में भी करीब 1 से 1.5 लाख का खर्च आएगा। माँ के होश आने पर चंपा ने सहारा देकर अपनी माँ को ऑटो तक ले आई और घर पहुंचकर माँ को बिस्तर पर लेटा दिया। अभी जांच की रिपोर्ट आने में करीब 15 दिन लगेंगे, तब तक उसे पैसों का इंतजाम करना होगा। पर चंपा सोच रही थी कि वह कैसे पैसों का इंतजाम करेगी। यही सवाल उसको बार बार परेशान कर रहा था। चंपा ने माँ को चाय देकर खुद एक प्याला हाथ में लिए बच्चों को पढ़ाने लगी और कितना भी कोशिश करेगी, उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह 3-4 हजार से ज्यादा नहीं कर पाएगी। कहाँ से लाएगी? ट्यूशन के बच्चों के माता पिता से एडवांस में भी इससे क्या ज्यादा मिलेगा। इसी उधेड़-बुन में 1 हफ्ता बीत गया। चंपा की पढ़ाई की तैयारी एकदम छूट गई थी। माँ का कलेजा चंपा को परेशान देखकर मुंह को आता था, पर वह उस पर जताती नहीं थी। ऐसा महसूस करती थी उसकी माँ जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। दोनों माँ बेटी अपने अपने को चुप रखती थी। मासूम चंपा की कड़ी परीक्षा भगवान इस समय ले रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ता और बीत गया। एक दिन डॉक्टर का फोन चंपा के फोन पर आया। फौरन उसे डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर बुलाया था। चंपा परेशान और हड़बड़ाती सी अपनी माँ की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गई। चंपा जब डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो वह हाँफ रही थी। डॉक्टर ने उसे बैठने का इशारा किया और वार्ड बॉय से पानी लाने को बोला। चंपा डॉक्टर साहब से पूछने लगी, डॉक्टर साहब, इमरजेंसी बुलाने का क्या कारण है? रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है? डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब ने चंपा से कहा, बेटी, पहले पानी पी लो, फिर आगे बात करते हैं। आराम से पानी पियो और आराम से बैठो। चंपा ने पानी का गिलास उठाकर एक सांस में ही पी गई और डॉक्टर साहब को सवाल भरी नजरों से देखने लगी। डॉक्टर साहब ने कहना शुरू किया, बेटी, वो ऊपर वाला मुसीबत देता है तो सहने की ताकत भी देता है। तुम्हारी माँ की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं कि इलाज नहीं हो सकता। बेटी, धैर्य रखना होगा, इलाज कराना होगा। तुम्हारी माँ के पेट में कैंसर का ट्यूमर है जो कि दूसरी स्टेज पर पहुंच गया है। चंपा के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले, बस उसकी आंखें भर आई। डॉक्टर साहब ने उसे धीरज देते हुए कहा, बेटी, घबराने से काम नहीं चलेगा, खुद को मजबूत करना होगा, तभी तो माँ को संभाल पाओगी। वह डॉक्टर साहब के प्यार के 2 बोल सुनकर चंपा की रुलाई फूट पड़ी। डॉक्टर साहब ने कहा, हिम्मत मत हारो चंपा बिटिया, मुझसे जो भी मदद बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा तुम्हारी हेल्प। मैंने सरकारी हॉस्पिटल के कैंसर विभाग के डॉक्टर से बात कर ली है। तुम भी अपनी माँ को वहां पर भर्ती कर दो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। चंपा ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी, लेकिन उसकी जबान से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पहले ही चंपा ऑपरेशन के खर्च से परेशान थी और अब यह कैंसर भी, जिसके नाम से अच्छे अच्छे की आत्मा कांप जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा, बिटिया, अभी जांचें चलेंगी हॉस्पिटल में, तब तक पैसों का इंतजाम तुम कर लेना। चंपा ने बहुत ही धीरे से कहा, जी डॉक्टर साहब, और वह वहां से उठकर अपने घर की ओर चल दी। चंपा को लग रहा था जैसे उसके पैर बहुत भारी हो गए हैं। उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसने हाथ के इशारे से ऑटो को रुकवाया और उसमें बैठ गई और घर पहुंची तो चंपा की माँ उसका इंतजार कर रही थी। चंपा की माँ ने पूछा, चंपा बिटिया, डॉक्टर ने क्या बताया है? तो चंपा ने कहा, माँ, कल हॉस्पिटल जाना है, सुबह तैयार रहना। चंपा की माँ कुछ जोर से बोलते हुए बोली, अरे चंपा, मैं पूछ रही हूँ जांच की रिपोर्ट में क्या आया है? चंपा बोली कि वो माँ को क्या बताती, कैंसर वाली बात, और वह उस बात को माँ से छिपा गई, क्योंकि अगर वह माँ को बताती तो माँ परेशान हो जाती, क्योंकि चंपा का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था माँ की बीमारी से। किसी तरह ट्यूशन पढ़ा रही थी, क्योंकि वही एक आमदनी का जरिया था। अब चंपा गहरी सोच में थी। माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? रात भर चंपा करवट बदलती रही। सुबह होते ही तैयार हो गई माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फोन करके बच्चों के माता पिता को बता दिया कि आज वह बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी। माँ ने सुबह जल्दी उठकर अपनी भजन पूजा कर ली थी और नाश्ता भी बना दिया था। दोनों माँ बेटी खा पीकर घर से हॉस्पिटल के लिए निकली। चंपा ने अपनी माँ को 2 जोड़ी कपड़े रखने को भी बोल दिया था। हॉस्पिटल के अंदर ऑटो पहुंचते ही
चंपा को अंदर से डर सताने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। माँ को लेकर वह कैंसर विभाग में चली गई, जहाँ उसकी रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने पहले ही कंप्यूटर पर भेज दी थी। डॉक्टर ने वह रिपोर्ट ध्यान से देखी और उसकी माँ को भर्ती कर लिया। चंपा से कहा कि आप बाहर बैठो, इनका इलाज जल्दी ही चालू हो जाएगा। चंपा बाहर जाकर रिसेप्शन पर बैठ गई। सोच रही थी, भगवान, तूने पिता को तो पहले ही छीन कर क्या मुझे कम मुसीबतें दी थी, जो अब यह भी। हे ईश्वर, मेरी माँ को कुछ मत होने देना। इतना सोचते सोचते चंपा की आंखों में आंसू बहने लगे। वैसे तो ऐसे किस्से होते रहते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देता, लेकिन दूर खड़ा एक युवक चंपा को देख रहा था। चंपा को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसे रोते हुए कोई देख रहा है। थोड़ी देर में वह युवक एक्सक्यूज मी कहकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? चंपा ने सिर हिला दिया और थोड़ा कोने में खिसक कर उसे जगह दे दी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह युवक बोला, आप रो रही हो, कोई परेशानी है क्या? चंपा ने उसे घूर कर देखा तो वह सकपका गया, लेकिन थोड़ी देर में फिर बोला, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, ये जगह ही ऐसी है जहाँ हर कोई परेशान ही नजर आता है। अब की बार चंपा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी हिम्मत बढ़ी और बोला, अब मुझे देखो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा। चंपा ने उसकी तरफ देखा जैसे पूछना चाहती हो कि ऐसी क्या मुसीबत है तुमको, लेकिन वह बोली, कुछ भी नहीं। वह युवक समझ गया और उसने अपनी बात चालू रखी। वह कहने लगा, हॉस्पिटल में मेरी 87 साल की दादी को एडमिट किया है, जिन्हें कल बड़ा हार्ट अटैक पड़ गया था। चंपा के मुंह से निकला, अब वो कैसी है? तो वह कहने लगा, हाँ, अभी उनकी हालत ठीक है। समस्या यह नहीं है, समस्या यह है मुझे जरूरी काम से अमेरिका जाना था, लेकिन यहाँ मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। चंपा ने कहा, दादी से भी जरूरी काम है क्या आपको? वह कहने लगा, जरूरी तो है, पर दादी से जरूरी तो कुछ भी नहीं। फिर वह चंपा से कहने लगा, आपका यहाँ कौन एडमिट है? अचानक चंपा को बात करते देखकर उसने पूछ लिया था। चंपा अब तक उससे सहज हो गई थी, सो बोली, यहाँ पर मेरी माँ है जो कैंसर के दूसरे स्टेज पर है। उसने अफसोस जताते हुए कहा, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, हौसला रखना होगा। चंपा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। कुछ देर बाद वह उठकर चला गया और चंपा ने देखा थोड़ी देर बाद वह चाय के 2 कप लेकर चला आ रहा था। एक चंपा की ओर उसने बढ़ा दिया, जिसकी उसे इस वक्त बहुत जरूरत थी, लेकिन औपचारिक तौर पर बस बोली, नो थैंक्स। लड़का बोला, कोई नहीं, पी लो, फिर किसी दिन तुम पिला देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उदासी में भी चंपा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बोली, थैंक्स। बोलकर उसने चाय ले ली। तभी उसे नर्स ढूंढती हुई आई और बुलाकर ले गई। चंपा ने चाय खत्म की और इंतजार करने लगी कि डॉक्टर उसे बुलाकर कुछ बताएं। कुछ देर बाद वार्ड बॉय ने आकर कहा कि मैडम, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चंपा लपकती हुई सी अंदर पहुंची तो डॉक्टर ने बैठने का इशारा किया। सारी बीमारी की गंभीरता से उन्होंने चंपा को बता दिया और कहा, बिटिया, आपकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है, आप घर जा सकती हैं। अब से यह हमारी जिम्मेदारी है। इलाज लंबा चलेगा, जब बाद में ऑपरेशन होगा, जिसके खर्च के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको पहले ही बता दिया है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लगभग चौथाई लगेगा। चंपा ने पूछा, मेन चीजों के लिए लगभग कितना? तो डॉक्टर साहब ने कहा, लगभग लाख रुपए। चंपा ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं एक बार अपनी माँ से मिल लूं? तो डॉक्टर ने कहा, जरूर, आप जाकर मिल सकती हैं। चंपा वार्ड में माँ से मिलने पहुंची तो माँ उसका ही इंतजार कर रही थी। बिलखती हुई बोली, चंपा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तेरे बिना। चंपा अपने आंसुओं को रोककर माँ के गले लगकर बोली, माँ, कुछ दिन की ही तो बात है, ऑपरेशन के बाद तो तुम घर ही चली आओगी और मैं तो दोनों टाइम तुमसे मिलने आऊंगी। बीच में ट्यूशन के बच्चे पढ़ा लिया करूंगी, दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। और चंपा बाहर निकलकर जो आंसू माँ के सामने रोके थे वो उसके बरबस ही निकल पड़े और भारी कदमों से चंपा अब अपने घर की ओर चल पड़ी। घर आकर अब चंपा का मन नहीं लग रहा था, बार बार माँ पर उसका ध्यान जा रहा था। सोच रही थी हॉस्पिटल में उसकी देखभाल तो अच्छी ही होगी, दोपहर का खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी पड़ोस की भाभी, जिनका बेटा चंपा के पास पढ़ता था, आ गई और उसकी माँ का हालचाल पूछने लगी। अपने साथ वो टिफिन से चंपा को खाना खिलाकर गई।
चंपा के मना करने के बावजूद भी बोली, चंपा खाना नहीं खाएगी तो माँ की देखभाल कैसे करेगी। जाते जाते बोली, चंपा जरा भी कोई परेशानी हो तो संकोच मत करना, बता देना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। थोड़ी देर में बच्चे आ गए और चंपा उन्हें पढ़ाने में व्यस्त हो गई। पढ़ाते पढ़ाते काफी समय हो गया। हॉस्पिटल में मिलने का समय खत्म हो चुका था। चंपा माँ से मिलना चाहती थी, पर अब कोई फायदा नहीं, अब तो कल ही जाकर मिल सकेगी। रात भर इसी उधेड़-बुन में निकल गई कि इतना पैसा कैसे और कहां से इकट्ठा करे। सुबह चंपा को माँ से मिलने की इतनी जल्दी थी कि सुबह जल्दी ही नाश्ता बनाकर माँ के लिए रख लिया और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की तरफ चल दी और रिक्शा रोककर बैठ गई। हॉस्पिटल जाकर उतरी तो अंदर रिसेप्शन पर गार्ड ने रोक दिया। गार्ड ने कहा, मैडम अभी वक्त नहीं हुआ मिलने का, आप यहीं बैठिए। घड़ी देखी तो अभी 8 ही बजे थे तो कहने लगी, ओह मैं तो टाइम देखना भूल गई। चंपा अपने आप ही बड़बड़ाई और उस दिन वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। सोचने लगी, अब यह 1 घंटा कैसे कटेगा। अभी आए उसे 15 मिनट ही हुए होंगे कि कल वाला लड़का आता हुआ दिखाई दिया। आते हुए वह चंपा से बोला, मेरा नाम श्रीकांत है और मैं यूएसए में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। चंपा को बात करना अच्छा लगा था उससे और समय भी उसके साथ अच्छा कट गया, सो बोली, मेरा नाम चंपा है, अभी मैं 12वीं की स्टूडेंट हूँ, उसके ही एग्जाम दिए हैं। सीट पर बैठते हुए श्रीकांत ने पूछा, और आपके घर में कौन कौन है। चंपा ने कहा, मैं और मेरी माँ। पिताजी मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। श्रीकांत बोला, ओह ये तो बहुत दुखद घटना हुई। चंपा से बोला, अब आप बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो, अकेली होकर मुश्किलों का सामना कर रही हो। चंपा ने कहा, जी जब मुसीबत आती है तो हिम्मत करनी ही पड़ती है। और कहने लगी, आपके परिवार में कौन कौन है। तो श्रीकांत ने जवाब दिया, बस आपसे मिलती जुलती है मेरी भी कहानी। जब मैं 9वीं क्लास में था तभी एक एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप चल बसे। मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और अब मैं विदेश में अच्छी पोस्ट पर हूँ। चंपा ने कहा, और दादा दादी यहाँ अकेले रहते हैं। तब श्रीकांत ने बताया कि अभी 1 महीना पहले ही दादाजी का स्वर्गवास हुआ है, उसी सिलसिले में इंडिया आया था। चंपा ने कहा, अब तो दादी अकेली रह गई। तो वह कहने लगा, श्रीकांत दादी को अपने साथ ले जाना चाहता था पर वह तैयार नहीं है और रट लगाकर बैठी है कि तू शादी कर ले, कम से कम तेरी दुल्हन का मुंह तो मैं देख लूं। लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने एक आया को हायर करके दादी की देखभाल के लिए छोड़ा और अमेरिका निकलने ही वाला था कि रात को दादी को हार्ट अटैक पड़ गया। चंपा बोली, वह तुम्हारे जाने से खुद को अकेला महसूस कर रही है, इसलिए उनको हार्ट अटैक आया है। बातें करते करते मिलने का समय हो गया और दोनों अपने अपने मरीजों से मिलने चले गए। माँ ने चंपा को देखा तो गले से लगा लिया। चंपा ने पूछा, माँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो माँ ने कहा, नहीं बिटिया, यहाँ सब अच्छा है। नर्स समय पर दवाई खाना पीना देती है, अच्छा ख्याल रखती है हर मरीज का। डॉक्टर भी समय पर आते रहते हैं राउंड पर। चंपा को माँ की बातों से तसल्ली हुई। उसने अपना लाया हुआ नाश्ता निकाला तो नर्स ने मना कर दिया। कहने लगी, यहाँ मरीज को उसकी बीमारी के हिसाब से ही खाना दिया जाता है, घर का खाना यहाँ इजाजत नहीं है। तो चंपा ने खाना वापस रख लिया। दोनों माँ बेटी काफी देर तक बातें करती रही। माँ बताती रही, इस मरीज जिसका नाम नीना है, जो बगल वाले बेड की है, उससे कल काफी बातचीत हुई। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो सामने वाली तो बड़ी नखरे वाली है। चंपा हंसती और कहने लगी, माँ यहाँ भी मोहल्ले वाली बात शुरू कर दी। चंपा की माँ ने कहा, बिटिया क्या करूं, बातें करते करते समय कट जाता है, नहीं तो तेरी और घर की चिंता लगी रहती है। चंपा ने कहा, माँ मेरी चिंता मत करना, कल वो पड़ोस वाली भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई थी, बोल कर गई है, अकेला मत समझना खुद को, हम हैं तुम्हारे साथ। आधी रात को भी जरूरत हो तो बताना, हम आ जाएंगे। चंपा की माँ बोली, हाँ चंपा, वह बड़ी भली औरत है। तभी गार्ड आ गया और कहने लगा, मिलने का वक्त खत्म हो गया, आप यहाँ से जाइए। चंपा उठ खड़ी हुई और बोली, माँ कल मैं इसी वक्त फिर आऊंगी। बाहर देखा तो उसने श्रीकांत उसका इंतजार कर रहा था। चंपा को देखते ही श्रीकांत ने पूछा, चंपा अब माँ कैसी है।
तो चंपा ने कहा, आज माँ रिलैक्स है। और उसने फिर पूछा, और आपकी दादी कैसी है? तो श्रीकांत ने कहा, दादी अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, पहले से काफी ठीक है। श्रीकांत ने कहा, चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, मुझे भूख भी लगी है, सुबह बिना कुछ खाए निकल आया था। चंपा ने कहा, 2 बजे मुझे हर हाल में घर पहुंचना जरूरी है। श्रीकांत बोला, ऐसा क्या काम है 2 बजे घर पहुंचना जो जरूरी है? चंपा ने कहा, ट्यूशन के बच्चे पढ़ने आते हैं मेरे पास और उसी से मेरी रोटी रोजी चलती है। तो श्रीकांत कहने लगा, अच्छा कितनी कमाई कर लेती हो ट्यूशन से? चंपा बोली, मेरी पढ़ाई और खाने का खर्च निकल ही जाता है, किंतु माँ की बीमारी का खर्च कहाँ से उठाऊंगी? चंपा ने कहा, इसी चिंता में हूं कि 2 लाख का इंतजाम कहाँ से करूं। कुछ बच्चों के माता पिता से एडवांस लेकर माँ का टेस्ट करवाया था, अब आगे की चिंता लगी हुई है। बातें करते करते दोनों कॉफी हाउस में पहुंच गए। कार पार्क करके पहले से बुक टेबल पर जाकर कुर्सी खिसकाकर बैठ गए। श्रीकांत ने कहा, चंपा आप क्या लेंगी? चंपा ने कहा, पहले तो यह आप कहना बंद कीजिए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। श्रीकांत ने कहा, अच्छा बाबा, अब से तुमसे तुम ही कहूंगा। श्रीकांत ने कहा, कुछ तो लेना होगा तुम्हें कॉफी के साथ, कुछ तो ले लो। चंपा ने कहा, आप जो खाएंगे वही मैं खा लूंगी। और जो वेटर आया तो श्रीकांत ने 2 कॉफी और 2 डोसे का ऑर्डर दे दिया। बातों का सिलसिला फिर चालू हो गया। चंपा ने पूछा, दादी से आपकी बात हुई हार्ट अटैक के बाद? श्रीकांत ने कहा, हाँ बहुत कम समय के लिए, डॉक्टर्स ने अभी ज्यादा बात करने के लिए मना किया है। चंपा कहने लगी, जब अपने हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हमारा मन भी कहाँ घर में लगता है। अपने तो हॉस्पिटल में और हम घर में रहे मन नहीं लगता, फिर भी आज माँ से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मन को तसल्ली मिली है। श्रीकांत ने कहा, सच कह रही हो तुम चंपा, अपने खुश हो तो हम भी खुश रह पाते हैं। इतने में ही वेटर खाना ले आया और दोनों चुप हो गए। डोसा खाकर दोनों ने कॉफी ली और इतना खाते पीते चंपा के घर जाने का समय हो चुका था। वह बोली, श्रीकांत जी अब मुझे चलना चाहिए, डोसे और कॉफी के लिए थैंक्स। श्रीकांत ने कहा, पहले तो यह मेरे नाम के आगे से जी हटाओ, ऐसा लगता है जैसे समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूं। श्रीकांत ने कहा, थैंक्स बोलकर एहसान मत करो, ये तो दोस्ती वाली बात है, हम रोज ही मिलने वाले हैं, जब मौका मिले तब तुम खिला पिला देना। चंपा मुस्कुरा दी। श्रीकांत ने कहा, चलो तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर। चंपा ने कहा, नहीं नहीं श्रीकांत जी, मैं ऑटो से चली जाऊंगी, आप छोड़ने जाएंगे तो मोहल्ले में खामखा लोग बातें बनाएंगे, माँ भी घर पर नहीं है। श्रीकांत बोला, चलो ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। चंपा ऑटो में बैठकर घर चली गई। चंपा को श्रीकांत का साथ अब भाने लगा था। घर पहुंची, थोड़ी देर में ट्यूशन के बच्चे आ गए। चंपा फिर व्यस्त हो गई और रात को खा पी कर जब बिस्तर पर गई तो बरबस श्रीकांत की बातें याद आने लगी और लेटे लेटे वह मुस्कुराने लगी। उधर श्रीकांत भी घर पहुंचा तो आज उसका मन किसी उधेड़बुन में था। तेजी से उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा था। सारी रात उसकी करवट बदलने में बीत गई। सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार होकर श्रीकांत हॉस्पिटल पहुंच गया और बेचैनी से चंपा का इंतजार करने लगा। आज चंपा आराम से उठी, नहाई, फिर नाश्ता बनाया और गुनगुनाते हुए उसने सभी काम किए। आज उसके मन को तसल्ली थी कि उसको भी कोई ऐसा मिल गया है जिससे वह अपना सुख दुख बांट सकती है। चंपा काम निपटाकर हॉस्पिटल पहुंची तो 9 बज चुके थे। मिलने का समय हो चुका था, सो सीधे माँ के पास पहुंची। श्रीकांत भी इंतजार कर दादी से मिलने पहुंचा। आज दादी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने श्रीकांत से बात भी की। वह कह रही थी, श्रीकांत बेटा, तू शादी कर ले, मैं बहू का मुंह देखकर ही मरना चाहती हूँ और अब जिंदगी का कोई पता नहीं कब ईश्वर के घर से बुलावा आ जाए। डॉक्टरों का भी यही कहना था। अब की बार इन्हें दिल का दौरा पड़ा तो इनका बचना मुश्किल होगा। ये सुनकर श्रीकांत ने दादी से वादा कर लिया कि जब वह घर चलेंगी तब मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली बहू से मिलवाऊंगा। दादी खुश हो गई, बोली, जा बेटा, तेरी आदत गई नहीं। उधर चंपा अपनी माँ के कमरे में पहुंची तो माँ आंखें बंद किए लेटी हुई थी। चंपा ने नर्स से फुसफुसाकर पूछा, मेरी माँ की तबीयत ठीक है, सो रही है क्या?
नर्स ने कहा, नहीं, कल रात आपकी माँ को बहुत दर्द उठा था, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई दी है, इसी वजह से वो आराम कर रही है। माँ के कानों में चंपा की आवाज गई तो झट से अपनी आंखें खोल ली। चंपा माँ के गले लग गई। माँ ने भी कसकर चंपा को गले लगा लिया। तभी नर्स बोली, मरीज से दूर बैठिए आप। चंपा पास पड़े स्टूल पर बैठ गई और पूछने लगी, माँ अब कैसी तबीयत है? माँ ने सूनी नजरों से देखते हुए सिर हिला दिया, जैसे बोलने में तकलीफ हो रही हो। जितनी चंपा आज खुश थी उतनी ही चिंता में पड़ गई और थोड़ी देर माँ का सिर सहलाती रही। माँ भी बिना कुछ बोले आंखें बंद किए लेटी रही। चंपा को माँ की तकलीफ का अंदाजा हो रहा था, उसे महसूस वह कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें चंपा ने आंख में ही रोक लिया। मिलने का समय खत्म होते ही चंपा डॉक्टर से मिलने उसके कमरे में चली गई। डॉक्टर ने चंपा को बैठने का इशारा करते हुए कहा, चंपा, आपकी माँ की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है ऑपरेशन जल्दी करना पड़े। इसके लिए आपको पैसों का इंतजाम करने के साथ साथ उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी अरेंज करके जल्दी हॉस्पिटल ब्लड विभाग में जमा कराना होगा। चंपा ने कहा, जी अच्छा, और बाहर आ गई। बाहर श्रीकांत उसका इंतजार कर रहा था। चंपा का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ चंपा, माँ तो ठीक है ना? श्रीकांत का इतना पूछते ही चंपा श्रीकांत के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सहानुभूति के दो बोल से उसका रुका हुआ आंसुओं का सैलाब बह निकला। श्रीकांत ने उसे दिलासा दी कि सब ठीक हो जाएगा, यहाँ हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, तुम तो बहुत हिम्मती लड़की हो। चंपा चुप हो गई तो बोला, चलो कॉफी पीते हैं, और हाँ, आज कॉफी का बिल तुम दोगी। तो वह सिसकते सिसकते भी चंपा के होठों पर मुस्कान आ गई। दोनों रेस्टोरेंट में चले। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद श्रीकांत ने चंपा से पूछा, क्या बताया डॉक्टर ने? चंपा ने कहा, उन्होंने कहा है माँ का ऑपरेशन जल्दी करना पड़ सकता है, उनकी हालत ठीक नहीं है और पैसों के साथ साथ उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड भी जमा कराना होगा। श्रीकांत बोला, कैसे अरेंज करोगी तुम ब्लड? तो चलो, रिश्तेदारों से मिल जाता है, और कोई है ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार जो ब्लड दे सके? चंपा सिर हिलाकर बोली, वो तो पापा के मरने के बाद कभी कोई नहीं आया, माँ अकेली थी घर में। श्रीकांत ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम दोनों ही मुसीबत में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। चंपा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी मेरी दोनों की समस्या कैसे हल हो सकती है? ऐसा क्या आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? तब श्रीकांत कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनना चंपा, और अच्छी न लगे तो गुस्सा मत करना, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है। चंपा, बुरा मत मानना, तुम्हें सही लगे तो प्लीज मुझे बोलना, दोस्त रहेंगे हम। तब चंपा बोली, ठीक है, पहले आइडिया तो बताओ। श्रीकांत बोला, चंपा, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो ब्लड बैंक में माँ के ऑपरेशन के लिए ब्लड भी खरीद सकती हो, और मेरी दादी अपने पोते की बहू का मुंह देखना चाहती है। डॉक्टर ने बोला है अब की बार जो दूसरा दौरा पड़ा तो बचेंगी नहीं। चंपा बोली, तो ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? जरूरी नहीं है, जब तक भगवान का बुलावा नहीं आएगा तब तक वो जीती रहेंगी। मैंने भी नहीं, डॉक्टर ने भी यह बोला है। श्रीकांत कहने लगा, तो? चंपा ने कहा, तो क्या आइडिया है? श्रीकांत कहने लगा, अगर आपस में हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले तो तुम्हें जितना माँ की बीमारी के लिए पैसा चाहिए वो मैं दूंगा, जिसके बदले में तुम जब तक मेरी दादी जिंदा है तब तक उनकी नजरों के सामने तुम्हें रहना होगा। जब तक दादी रहेगी मैं इस घर में तब तक तुमको उनके आसपास ही रखना चाहूंगा। घर के काम के लिए मेड रखी हुई है, मैं अमेरिका में अपनी सर्विस पर जा सकूंगा। कुछ दिनों के लिए इंडिया दादी से मिलने आता जाता रहूंगा। तुम्हारा सारा खर्च मैं उठाऊंगा जब तक दादी जिंदा रहेगी, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं होगा। फिजिकल रिलेशन की बात आई तो दोनों की संपूर्ण सहमति से होगा, वरना नहीं। लेकिन दादी के स्वर्गवास होते ही हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, और साथ ही तुम्हारे प्रति मेरी सभी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाएंगी, और यहाँ से मैं सारी प्रॉपर्टी बेचकर यूएस से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। फिर तुम आजाद हो अपने जिंदगी जीने के लिए। कोई जल्दी नहीं है तुम्हें, खूब सोच समझकर फैसला करना है। कल तक बता देना, दादी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। चंपा यह सब सुनकर श्रीकांत के मुंह से जो हैरान रह गई, और मन ही मन श्रीकांत को पसंद करने लगी थी, पर ऐसे किसी रिश्ते के बारे में तो चंपा जानती ही नहीं थी। चंपा ने कहा, कल तक सोचकर बताऊंगी।
घर पहुंची तो आज मन बहुत भारी था। बच्चों के आने का समय हो चला था, किंतु आज चंपा का दिल पढ़ाने का नहीं हो रहा था। सिर दर्द का बहाना बनाकर चंपा ने बच्चों को छुट्टी कर दी और श्रीकांत की बातों के बारे में सोचने लगी। मरता क्या न करता वाली कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही थी चंपा को, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। फिर सोचा, कल माँ की तबीयत सही होती है तो कल उनसे पूछ लूंगी। फिर ख्याल आया, माँ तो पैसे के लिए कभी यह रिश्ता नहीं मानेंगी, फिर किससे सलाह करे चंपा। चंपा सारे समय यही सोचती रही। मुश्किल से चंपा के दिन रात बीते, वो कोई निर्णय नहीं ले पाई। हॉस्पिटल भी जल्दी पहुंच गई। अगले दिन सुबह जब श्रीकांत नहीं आया तो वह रिसेप्शन पर बैठकर इंतजार करती रही। जैसे ही मिलने का समय हुआ तो वह फौरन माँ के कमरे में पहुंच गई। माँ कमरे में नहीं थी। चंपा की तो जान निकल गई। नर्स से बात करने पर उसने बताया, 9 नंबर बेड का पेशेंट किसी थेरेपी के लिए ले जाया गया है। चंपा की जान में जान आई। चंपा ने नर्स से पूछा, पेशेंट की तबीयत कैसी थी आज? तो नर्स ने बताया, अच्छी नहीं थी। उन्होंने बताया, रात को पेशेंट को खून की उल्टी हुई थी। तो चंपा कहने लगी, क्या? और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। नर्स ने कहा, जब पेशेंट को यहां शिफ्ट करेंगे तभी आपको बुला लेंगे, अभी आप बाहर बैठो। चंपा जैसे तैसे उठी और बाहर निकल गई, लेकिन उसका सिर घूम रहा था। वह गिरने ही वाली थी कि श्रीकांत ने लपक कर उसे संभाल लिया और कहने लगा, क्या हुआ चंपा, माँ तो ठीक है ना? चंपा की आंखों में आंसू थे। बोली, वो माँ को रात को खून की उल्टियां हुई थी, अभी अपने बेड पर नहीं है, थेरेपी के लिए ले गए हैं। श्रीकांत ने कहा, तुम घबराओ नहीं, वह डॉक्टर्स की देखरेख में है, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चंपा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर गए। वह बोली, श्रीकांत, मेरी माँ के बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? श्रीकांत चंपा को समझाते हुए कहने लगा, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर कहा, अब आप पेशेंट से मिल सकती हैं। चंपा लगभग भागते हुए अंदर गई। पीछे पीछे श्रीकांत भी चंपा के पीछे चला गया। माँ चंपा का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही फीकी सी हंसी उनके चेहरे पर आ गई। चंपा ने पूछा, माँ अब कैसी हो? तो नर्स ने बताया, रात आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा, अच्छी हूं मैं, बीमारी में तो ये सब चलता रहता है बिटिया, तो चिंता मत कर। पीछे खड़े श्रीकांत को देखकर माँ ने कहा, ये कौन है? चंपा ने कहा, माँ श्रीकांत है, इनकी दादी को हार्ट अटैक पड़ा था, अब ठीक है, ये उन्हीं की देखभाल के लिए यहाँ आते हैं। माँ ने कहा, ईश्वर जल्दी ठीक करे इनकी दादी को। श्रीकांत से बोली, बेटा अच्छा है तुम चंपा के साथ हो, ये जल्दी घबरा जाती है। श्रीकांत ने आगे बढ़कर माँ के पैर छू लिए। कहा, माँ आप चंपा की फिक्र मत करो, मैं हूं यहाँ चंपा के साथ। माँ ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा। मिलने का समय खत्म होते ही चंपा और श्रीकांत वहां से निकल आए। श्रीकांत ने पूछा, नाश्ता किया तुमने चंपा? मुझे करना है, साथ चलो मेरे रेस्टोरेंट में। चंपा ने सहमति से सिर हिला दिया और वेटर को ऑर्डर देकर श्रीकांत ने पूछा, क्या सोचा चंपा तुमने? चंपा कुछ और सोच रही थी। बोली, किस बारे में? श्रीकांत ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में। चंपा ने कहा, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है, मेरी ओर से हाँ है, क्योंकि माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और आज पैसों की मुझे सख्त जरूरत है माँ के इलाज के लिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। और आपने यह नहीं बताया आप मुझे एक बड़ी रकम कितनी देंगे? श्रीकांत ने कहा, जो भी ट्रीटमेंट होगा वह मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का खर्च उठाऊंगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वह लिखित में रजिस्ट्रार के सामने उसके दफ्तर में होगा। तुम बताओ तुम्हें कितने लाख रुपए एक साथ चाहिए? चंपा ने कहा, आपको तो पता ही है माँ की बीमारी में कितना पैसा लगने वाला है। श्रीकांत ने कहा, मैं तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दूंगा। चंपा जोर से बोली, इतने? तो वहां बैठे सब उसकी तरफ देखने लगे तो चंपा चुप हो गई। श्रीकांत ने कहा, जितना बीमारी में लगेगा उससे ज्यादा डलवा रहा हूं, जिससे मैं अमेरिका चला जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चंपा से कुछ कहते नहीं बना, वह चुप्पी साधे रही और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। श्रीकांत ने कहा, मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन दे दूंगा,
4 दिन में जब रजिस्ट्रार ऑफिस से फोन आ जाएगा तब हम चलेंगे, तब तक दादी भी घर आ जाएंगी, श्रीकांत ने कहा। तो चंपा ने सहमति से सिर हिला दिया। घर पहुंचकर आज चंपा ने बच्चों को पढ़ाया। उसके दिल को आज तसल्ली थी। चंपा सोचने लगी, एक बार माँ ठीक होकर घर आ जाए, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तभी पड़ोस वाली भाभी आ गई और चंपा से उसकी माँ का हालचाल पूछने लगी। चंपा ने कहा, भाभी, इलाज चल रहा है, जल्दी ही ऑपरेशन भी हो जाएगा और मेरी माँ ठीक होकर घर आ जाएंगी। पड़ोस वाली भाभी बोली, चंपा, हम तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आंटी जी जल्दी से ठीक हो जाए। चंपा, वैसे पैसा तो बहुत लगेगा ना आंटी जी की बीमारी में, कैसे इंतजाम करेगी तो? चंपा ने कहा, भाभी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और भी इधर उधर की बातें करके भाभी फिर अपने घर चली गई, क्योंकि बच्चे अब चंपा के पास ट्यूशन पढ़ने आ गए थे। वरना भाभी कहाँ टलने वाली थी, जब तक कि सब कुछ खोद खोद कर न पूछ लेती और सारे मोहल्ले की खबर चंपा को न सुना देती। चंपा ने भी अब राहत की सांस ली कि चलो भाभी से जान बची। रात को चंपा बहुत देर तक सोचती रही कि जो मैं कर रही हूँ क्या वह ठीक कर रही हूँ, और खुद ही उत्तर देती हुई बोली, चंपा, वैसे भी इसके अलावा तेरे पास कोई और चारा नहीं है। चंपा को अब श्रीकांत का साथ अच्छा लग रहा था। उसने पहले ही साफ साफ सब कुछ क्लियर कर दिया था। अब उस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं थी चंपा को, क्योंकि श्रीकांत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से पहले ही पैसे उसके बैंक में डलवा रहा था। तो चिंता वाली उसे कोई बात नहीं लग रही थी। जैसे तैसे विचारों में डूबते उतरते कब चंपा को नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह देर से चंपा की आंख खुली तो जल्दी जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई। श्रीकांत तो हॉस्पिटल में पहले ही आ चुका था। आज उसकी दादी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था। उन्हीं का पेपर वर्क श्रीकांत कर रहा था। चंपा श्रीकांत का वेट करके अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ ने भी आज चंपा को देखा तो चंपा को माँ आज कुछ कमजोर सी लग रही थी, या यह उसका वहम था। चंपा माँ के गले लगकर चंपा ने पूछा, माँ तू कैसी है? माँ ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, अच्छी तो हूं बेटा। चंपा माँ का सर सहलाने लगी। माँ ने कहा, वह क्या नाम था उस लड़के का? अरे दिमाग से ही निकल गया चंपा, अच्छा सा नाम था ना। चंपा बोली, हाँ माँ, श्रीकांत। माँ ने कहा, हाँ हाँ वही बेटा वही। आज नहीं आया क्या हॉस्पिटल? चंपा ने कहा, माँ आया होगा, मिला नहीं है। आज उसकी दादी की हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है, वह उसी में लगा होगा। माँ बोली, अच्छा चंपा, जितनी जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाए उतना अच्छा है। या तो रात दिन मरना जीना, हाय तौबा मची रहती है। चंपा ने कहा, माँ आपकी भी छुट्टी हॉस्पिटल से जल्दी करा लेंगे, जल्दी से एक बार ऑपरेशन हो जाए। माँ कुछ नहीं बोली और छत की ओर देखती रही, जैसे चंपा की बात का उसे विश्वास ही न हो। थोड़ी देर बाद चंपा को वहां से बाहर जाना पड़ा। बड़े डॉक्टर साहब राउंड पर थे। चंपा बाहर पहुंची तो श्रीकांत उसका ही इंतजार कर रहा था। श्रीकांत बोला, हाय चंपा, माँ की तबीयत कैसी है? चंपा ने कहा, ठीक है, वह आपको ही पूछ रही थी। श्रीकांत ने कहा, मैं पेपर वर्क कर रहा था, जब बड़े डॉक्टर साहब का राउंड खत्म होगा तभी छुट्टी मिल जाएगी। चंपा ने कहा, 12 तो बज ही जाएंगे। श्रीकांत ने कहा, हाँ चंपा, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। चंपा ने कहा, तो उससे पहले ही मैं चली जाऊंगी घर, मैं दादी से बाद में मिलूंगी। श्रीकांत ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। चंपा घर चली आई। श्रीकांत दादी को घर ले गया। दादी की एक ही रट थी, बहू से कब मिलाएगा बेटा? तूने कहा था कि घर पहुंचकर मिलाएगा। श्रीकांत ने कहा, हाँ कहा था दादी, पर समय तो दो, मिला दूंगा। उसने मन ही मन कहा। रजिस्ट्रार ने इस हफ्ते के बाद की डेट दी थी और आज शुक्रवार है, यानी अभी 2 दिन बाकी हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए। और वह चंपा का इशारा भी समझ गया था कि बाद में मिलेगी दादी से, यानी मैरिज के बाद ही। दादी को 2 दिन और संभालना होगा। दूसरे दिन श्रीकांत सुबह ही हॉस्पिटल पहुंच गया। चंपा उसे रिसेप्शन पर मिल गई। चंपा ने आश्चर्य से पूछा, आप सुबह सुबह यहाँ हॉस्पिटल में? दादी तो ठीक है ना? श्रीकांत ने कहा, चंपा, मैं तुमसे और माँ से मिलने आया हूँ। दादी घर पर बिल्कुल ठीक है और उन्होंने तो रट लगा रखी है, अपनी बहू से मिलना चाहती है। ये सुनकर चंपा थोड़ी शर्मा गई।
दोनों अंदर जाकर माँ के वार्ड में पहुंचे तो माँ लेटी हुई कुछ सोच रही थी। चंपा और श्रीकांत को साथ देखकर खुश होती हुई बोली, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। श्रीकांत ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए और चंपा गले से लग गई। माँ दोनों को आशीर्वाद देती हुई बोली, सदा खुश रहो मेरे बच्चे। माँ बोली, जब से तुम चंपा से मिले हो मेरी चिंता इसकी तरफ से खत्म हो गई है कि यह अकेली नहीं है, तुम साथ हो इसके। श्रीकांत ने कहा, माँ जी आप चिंता बिल्कुल छोड़ दो और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो और जल्दी ठीक होकर घर चलो। माँ ने कहा, बेटा मैं चाहती तो यही हूँ, ईश्वर की मर्जी क्या है और वह क्या चाहता है यह तो वही जाने, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता ना। चंपा बोली, माँ उसकी भी यही मर्जी होगी कि तुम जल्दी से अपनी चंपा के पास वापस आ जाओ। मिलने का समय खत्म हुआ तो दोनों बाहर आ गए। श्रीकांत ने कहा, चंपा चलो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदता हूँ। चंपा ने पूछा, क्यों मेरे पास तो कपड़े हैं। श्रीकांत ने कहा, परसों हमारी शादी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो क्या, दादी के सामने तो पारंपरिक बहू बनकर ही जाना होगा, तो कुछ जेवर तो खरीदने होंगे। चंपा ने हाँ कह दिया, उनके लिए तो पूरा नाटक ही करना होगा। श्रीकांत ने एक बड़ी सी दुकान के सामने कार रोकी तो चंपा ने कहा, इतनी बड़ी दुकान से तो बहुत महंगा मिलेगा। श्रीकांत ने कहा, चंपा वो मेरा काम है, तुम सिर्फ अपनी पसंद से कपड़े खरीद लो, 2-4 जोड़ी जो दादी के सामने पहन सको। चंपा ने कहा, ठीक जैसा आप कहो। कपड़े खरीदने के बाद चंपा घर चली गई। काफी देर हो चुकी थी, ट्यूशन के बच्चे आ चुके थे। चंपा ने जल्दी से एक शॉवर लिया और कपड़े बदल कर आ गई, क्योंकि वह हॉस्पिटल से आते ही बिना नहाए बच्चों के पास नहीं आ सकती थी। जब बच्चे जा चुके तो माँ की सहेली माँ का हालचाल लेने के लिए चंपा के पास आ गई। चंपा ने उन्हें नमस्ते करके अपने पास बिठाया और उनके लिए चाय बनाई और फिर उनके पास आकर बैठ गई। उन्होंने भी बड़े प्यार से चंपा की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी चंपा तेरी माँ बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे जैसी बेटी मिली है उसे। बेटी चंपा तो बड़ी हिम्मत वाली है, सब अकेले ही झेल रही है। चंपा ने कहा, अकेली कहाँ हूँ, आप सबका साथ भी तो है ना आंटी जी। मुझे और मेरी माँ का हालचाल आप पूछती रहती हो आंटी जी, इसी से तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आंटी भी आशीर्वाद देती हुई बोली, ईश्वर करे जल्दी तेरी माँ ठीक होकर घर आ जाए। चंपा उनके जाने के बाद सोचने लगी, कितना प्रेम करती है आंटी जी मुझसे और मेरी माँ पर, लेकिन इन्हें मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पता चलेगा तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। फिर अपने विचारों को झटक कर चंपा सोने चली गई, किंतु इन विचारों से इतनी जल्दी पीछा कहाँ छूटने वाला था। चंपा की पूरी रात यूं ही चिंता में निकल गई कि अब आगे क्या होगा। उसे याद आ रहा था कि किस तरह वह एक चुलबुली सी लड़की थी जो हर चीज की जिद माँ से करती थी। अच्छे कपड़े पहनना, लड़कियों की तरह घूमना फिरना सब करना चाहती थी वो। तब माँ का जवाब होता था कि चंपा ये सब अपने पति के घर जाकर करना, यहाँ तो तेरी पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए वही काफी है। चंपा नखरे करती हुई कहती थी, हाँ माँ वो तो बड़ा राजकुमार होगा ना जो मेरे सारे खर्चे उठा लेगा। तब माँ हंसकर कहती थी, चंपा भाग्य का क्या पता सच में कोई राजकुमारी मिल जाए तुझे। चंपा झूठा गुस्सा दिखाकर कहती थी, हाँ माँ चंपा इतनी अच्छी किस्मत लेकर कहाँ पैदा हुई है। माँ कहती थी, ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची। आखिर हालात से समझौता करना पड़ा चंपा को, क्योंकि पिता के जाने के बाद किस तरह मेहनत करके माँ ने उसे पाला था। चंपा खूब पढ़ लिख कर अपनी माँ की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती थी। इसके लिए वह खूब मेहनत भी कर रही थी, पर माँ की बीमारी से जूझते हुए देखकर उसके ख्वाब अधूरे रह गए। अब पढ़ाई के बारे में जब तक नहीं सोच सकती थी वह जब तक कि उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती, और अब तो श्रीकांत की दादी की भी देखभाल उसी की जिम्मेदारी होगी। लंबी सांस भरते हुए चंपा ईश्वर से कहने लगी, हे ईश्वर सब तेरी ही मर्जी है। और फिर वह सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब आंख खुली तो उसका सिर बहुत भारी था। कहीं जाने की इच्छा नहीं कर रही थी, परंतु अपनी माँ के पास तो जाना ही होगा, वह तो इंतजार कर रही होगी। ये सोचकर चंपा जल्दी से उठी और अपने घर के काम निपटाए और हॉस्पिटल के लिए चल दी। अंदर वार्ड में पहुंचते ही वहां का नजारा देखकर वह डर गई।
अंदर वार्ड में हर कोई गमगीन बैठा हुआ था। चंपा माँ के गले लगी तो माँ रोने लगी। बोली, चंपा मुझे अस्पताल से ले चल बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। चंपा ने कहा, क्या हुआ माँ? माँ ने बताया, चंपा पास वाले बेड पर जो नीना जी थी ना, बड़ी हंसमुख स्वभाव की थी। कल रात उनकी मृत्यु हो गई। कैसी हंसती खेलती औरत थी, कोई कह नहीं सकता था कि अंदर से इतनी बीमारी पाले थी। हंस हंस कर अपने दर्द को पीती थी। चंपा ने कहा, माँ जिसकी जब तक जितनी लिखी है वह तब तक ही जिएगा। तुम फिक्र मत करो माँ, जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा और तुम अपनी चंपा के साथ घर चलोगी। चंपा बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ का दुख उससे देखा भी तो नहीं जाता था। भगवान से भी उसे शिकायत की कि भगवान तुम इतने निर्दयी क्यों हो, कभी माँ को सुख नहीं दिया, उसके जीवन में अड़चन ही पैदा की है। अब मैं पढ़ लिख कर उन्हें खुशी देती तो मेरी माँ को तुमने यह बीमारी दे दी। अकेली बैठी अभी चंपा रोते हुए यही सोच रही थी कि श्रीकांत आ गया और उसका मोड देखकर कहने लगा, चंपा फिक्र मत करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस चीज की फिक्र करने से कोई लाभ नहीं होगा। और तुम माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रही हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, ये कोई छोटी बात नहीं है। चंपा चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। श्रीकांत की बातों से चंपा को कुछ तसल्ली मिली। श्रीकांत बोला, आज तो संडे है चंपा, ट्यूशन की छुट्टी होगी। चंपा ने कहा, हाँ बच्चों की आज छुट्टी है। श्रीकांत बोला, चलो एक अच्छी मूवी लगी है, तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। चंपा बोली, श्रीकांत माँ हॉस्पिटल में है, मेरा मूवी जाना अच्छा लगेगा क्या? श्रीकांत ने कहा, चंपा कल तुम कहोगी माँ हॉस्पिटल में मेरा खाना खाना अच्छा लगेगा क्या? अरे चंपा ये जिंदगी है, सुख दुख दोनों साथ चलते हैं, चलो तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा। चंपा मान गई और थिएटर की ओर चल दी श्रीकांत के साथ। लेकिन चलने से पहले चंपा ने चुन्नी से अपना मुंह ढक लिया ताकि मोहल्ले पड़ोस का कोई भी उसे मिल जाए तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा, क्योंकि किसी की थोड़ी सी खुशी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। उसे डर था कि कोई पहचान का मिला तो उसके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि चंपा जानती थी जिस मोहल्ले से वह आती है उस मोहल्ले में आज भी दुख में चाहे कोई साथ दे या न दे, किंतु छींटाकशी में कोई पीछे नहीं रहता। इसलिए चंपा ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चुन्नी से मुंह ढक लिया। वह कहावत भी है ना, राड से तो आड़ भली, क्योंकि कुछ लोग यही मौका ढूंढते रहते हैं। मूवी देखकर शाम को खाना खाने के बाद ही चंपा घर पहुंची। आज जल्दी सो जाना चाहती थी वह, कल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए भी जाना था। इंसान आखिर इंसान ही है, ज्यादा स्ट्रेस भी परेशान कर देता है। सो आज चंपा खुद को रिलैक्स महसूस कर रही थी। जल्दी उसे नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो चंपा नहा धोकर जल्दी ही तैयार हो गई। हॉस्पिटल पहुंची, अभी वक्त था माँ से मिलने में। श्रीकांत भी आ चुका था। वह चाहता था कि माँ का आशीर्वाद दोनों लें। बेशक उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। चंपा और श्रीकांत अंदर पहुंच गए। माँ ने दोनों को देखा तो खुश हो गई। श्रीकांत ने पैर छुए। चंपा अपनी माँ के गले से लग गई। माँ को सगुन पाकर वह आशीर्वाद दे रही थी अपनी चंपा को, और श्रीकांत को कह रही थी, खूब खुश रहो बेटा, तरक्की पाओ, कामयाबी तुम्हारे पैर चूमे, तुम्हारी लंबी उम्र हो। अनजाने में माँ दोनों को एक साथ आशीर्वाद दे रही थी। माँ का चेहरा आज खिला खिला सा था। वह दोनों से बात करती रही। मिलने का समय समाप्त होने पर चंपा और श्रीकांत वहां से एक पार्लर में पहुंचे। कार से शादी का जोड़ा, कुछ फूल मालाएं उन्होंने निकाली। पार्लर वाली को समझा दिया, हल्का मेकअप करे, कोर्ट में शादी है। उसने कहा, 1 घंटा लगेगा, आप बाहर बैठकर वेट कर ले। श्रीकांत बाहर बैठ गया। जब चंपा बाहर निकली तो श्रीकांत देखता ही रह गया। चंपा सादे लाल जोड़े में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने झट से कार का दरवाजा खोलकर चंपा को अंदर कार में बैठने का इशारा किया और अगले ही पल कार श्रीकांत के बंगले की ओर भाग रही थी। घर पहुंची तो घर की नौकरानी बेला आरती का थाल सजाए खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी आकर रुकी, नौकरानी दौड़ती हुई खुशी से बोली, दादी जी चलो, नई बहू आ गई है। दादी तो बहू का इंतजार ही कर रही थी। सुबह निकलने से पहले ही श्रीकांत कहकर गया था कि आज ही आपकी बहू को घर लेकर आऊंगा। दादी ने अपनी नौकरानी बेला की मदद से दूल्हा दुल्हन का आरती किया, मिठाई खिलाई, दरवाजे के दोनों ओर हल्दी के थाप लगवाए।
माना कि चंपा और श्रीकांत के लिए यह एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, पर दादी तो हर छोटी रस्म को पूरा करना चाहती थी और चंपा को न चाहते हुए भी सारे रीति रिवाज करने पड़ रहे थे। दादी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज उनकी पोते की बहू घर आई थी। अब चंपा माँ से मिलने के बाद सुबह श्रीकांत के घर जाकर दादी की देखभाल में लग जाती थी। चंपा ने मोहल्ले में बता दिया कि मुझे नाइट जॉब मिल गई है। माँ को देखने के बाद अपने घर आती, दोपहर को बच्चों को पढ़ाती, शाम को दादी के पास लौट आती। उन्हें बता रखा था कि दादी माँ को कि चंपा दिन भर सर्विस पर जाती है, यानी चंपा की जिंदगी उलझनों से भरी चल रही थी। चंपा को चिंता थी कि जब माँ ठीक होकर घर आ जाएगी तब क्या होगा, वह सब कैसे मैनेज करेगी। पर पैसा भी तो बहुत जरूरी था माँ के इलाज के लिए। चंपा की शादी श्रीकांत के साथ 2 गवाहों की मौजूदगी में कानूनी दायरे में हो गई। श्रीकांत की दादी ने अपनी नौकरानी के साथ अपनी बहू का खूब स्वागत किया था। चंपा को अपनी माँ के ठीक होकर घर आने की चिंता लगी हुई थी। वह यही सोच रही थी। चंपा दादी की कराई रस्मों के बाद काफी थक चुकी थी और आराम चाहती थी। तभी दादी ने अपनी नौकरानी बेला को कहा, बेला, अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ा। बेला के साथ चंपा कमरे में गई तो देखकर अवाक रह गई। कमरा काफी सजा हुआ था, आधुनिक। दादी ने सुहाग सेज की पूरी तैयारी कर रखी थी। पीछे पीछे श्रीकांत भी कमरे में पहुंच गया और चंपा से बोला, सॉरी चंपा, दादी को मालूम नहीं है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए ऐसा उन्होंने किया है। दोनों ने मिलकर कमरे से फूल वगैरह हटाए और कमरा साफ किया। फिर श्रीकांत ने कहा, दादी की वजह से रूम एक ही शेयर करना पड़ेगा चंपा, मैं सोफे पर और तुम बेड पर सो जाओ। चंपा ने कहा, जी। थके हुए श्रीकांत और चंपा जल्दी सो गए। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था कि श्रीकांत ने कहा, चंपा, मुझे अमेरिका जाना होगा, वहां का काम मेरे नहीं होने से बिगड़ रहा है। अब दादी की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है और जल्दी मैं सेटल करके वापस आऊंगा। मेरा फोन नंबर है तुम्हारे पास, जब भी जरूरत हो तो फोन कर देना। इतना सुनकर चंपा सन्नाटे में आ गई। बोली, श्रीकांत, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, अभी तो मैं यहाँ के तौर तरीके भी नहीं सीख पाई हूँ। तो श्रीकांत कहने लगा, हाँ चंपा, जाना जरूरी है और हमारी डील भी तो यही हुई थी। दादी को समझा बुझाकर अगले हफ्ते श्रीकांत चला गया अमेरिका। चंपा का रूटीन वही था। बेला नाश्ता तैयार कर देती। चंपा दादी को खिला पिलाकर खुद नाश्ता करके निकल जाती हॉस्पिटल के लिए माँ को देखने, फिर अपने घर बच्चों को पढ़ाती। 5 बजे श्रीकांत के घर दादी के पास वापस आ जाती। लेकिन चंपा आजकल श्रीकांत के लिए अपने दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रही थी। पसंद तो वह पहले से ही श्रीकांत को करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसका दिल बेचैन था श्रीकांत की नजदीकी के लिए। फोन करना चाहती थी चंपा, लेकिन बिना कारण क्या कहेगी श्रीकांत से। उसने कहा था, जरूरत हो तभी फोन करना, और वह फोन रख देती। लेकिन जितना खुद को रोकने की कोशिश करती, उतना ज्यादा श्रीकांत के लिए दिल धड़कता। अजीब सी कश्मकश में चंपा अब फंस कर रह गई और इसी के चलते एक परेशानी ने चंपा को घेर लिया। डॉक्टरों ने जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए बोल दिया। वैसे पैसे तो श्रीकांत ने पहले ही उसके बैंक में डलवा दिए थे, पर श्रीकांत के जाने के बाद नैतिक सहारा किसी का नहीं था। श्रीकांत से चंपा को दिल से मजबूती मिलती थी। चंपा की माँ के ऑपरेशन वाले दिन श्रीकांत का फोन आया। उसने कहा, चंपा, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। चंपा को श्रीकांत के सहारे के 2 बोल हिम्मत दे गए और माँ का ऑपरेशन हुआ और चंपा बेचैन घूमती रही। ऑपरेशन तो सफल हुआ, लेकिन डॉक्टर खुश नहीं लगे। चंपा ने पूछा तो डॉक्टर बोले कि ट्यूमर तो निकाल दिया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि ट्यूमर की जड़ें पेट में फैल गई हैं और वह जल्दी फिर से सक्रिय हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखी गई चंपा की माँ को 8वें दिन ही पेट में जानलेवा दर्द दोबारा चालू हो गया। माँ असली बात जाने बिना घर जाने की खुशी मना रही थी और चंपा से कल ही माँ ने बोला था, चंपा, अब तो ऑपरेशन हुए 8 दिन हो गए हैं, अब तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी। चंपा ने अनमना सा जवाब दिया था, हाँ माँ, देखो डॉक्टर्स क्या कहते हैं। डॉक्टर्स ने चंपा की माँ को घर ले जाने से सख्ती से मना कर दिया था। कहा, आप मरीज को दर्द के वक्त अकेले नहीं संभाल पाओगी। अभी 1 महीना हो गया चंपा की माँ के ऑपरेशन को कि एक रात चंपा को मनहूस खबर हॉस्पिटल से मिली, माँ नहीं रही। चंपा ने रो रो कर यह सूचना श्रीकांत को दी। श्रीकांत ने चंपा को थोड़ा सा धीरज बंधाया और कहा कि वह जल्दी आता है, और अपने कहे अनुसार ही दूसरे दिन ही श्रीकांत इंडिया आ गया। चंपा ने श्रीकांत के आ जाने तक माँ को हॉस्पिटल में ही रखने की रिक्वेस्ट की थी, जो डॉक्टर्स ने मान ली थी।
उसके हालात देखकर दादी को श्रीकांत ने बता दिया था, चंपा की माँ नहीं रही तो चंपा कुछ दिन अपने घर रहेगी, बेला इतने दादी का ध्यान रखेगी और अब मैं भी आ रहा हूँ। चंपा मायूस उदास हॉस्पिटल के बेंच पर बैठी सिसकती जा रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माँ यूं ही इतनी जल्दी उसका साथ छोड़कर चली जाएगी। श्रीकांत को देखकर चंपा उसके सीने से लगकर खूब रोई। श्रीकांत ने उसके सर पर हाथ रखकर चंपा से कहा, जिसकी जितनी सांसें उस ईश्वर से मिली होती है चंपा, वह उतना ही जिएगा। और फिर माँ यहाँ कितना दर्द से तड़प रही थी, उसको दर्द से तो छुटकारा मिला। तो चंपा कहने लगी, श्रीकांत, माँ के लिए मैंने क्या नहीं किया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। श्रीकांत ने कहा, चंपा, संसार का नियम यही है, जो आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। समझा बुझाकर श्रीकांत माँ की बॉडी को घर ले गया चंपा के घर। मोहल्ले पड़ोस के सभी लोगों का जमावड़ा हो गया। सभी चंपा की माँ के अंतिम दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे। माना जाता है कि अंतिम सफर पर जाती आत्मा की यात्रा के दर्शन करना शुभ होता है। श्रीकांत को आगे आगे काम करते देख लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर कौन है यह, पर माहौल देखकर सब शांत थे। अंतिम संस्कार के बाद जब चंपा ने अपनी माँ को मुखाग्नि दी, तब श्रीकांत कौन है, यह चर्चा भी जोर पकड़ती गई। चंपा ने जवाब देते हुए कहा, श्रीकांत मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, अपनी बीमार दादी को लेकर हॉस्पिटल आए थे, वहीं उनकी मुलाकात हमसे हो गई। माँ को भी हॉस्पिटल देखने कई बार आए थे, तो माँ ने ही कहा था कि चंपा अकेली है, उसका ख्याल रखना। तभी से माँ की बात मानकर सब कुछ कर रहे हैं। रात गिर आई थी। सभी मोहल्ले पड़ोसी अपने अपने घर चले गए। चंपा और श्रीकांत अकेले रह गए थे। पड़ोस वाली भाभी खाना रख गई थी। श्रीकांत चंपा को खाना खिलाने लगा तो चंपा ने मना कर दिया, भूख नहीं है। एक आध कोर मुंह में लिया, लेकिन फिर चंपा की रुलाई फूट पड़ी। वह श्रीकांत के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी थी। किसी तरह श्रीकांत ने चंपा को समझा बुझाकर सुला दिया। तीसरे दिन फूल चुनने की रस्म चंपा और श्रीकांत ने की। वह फूल बहाने गंगा जी चले गए। वहां से लौटकर चंपा बहुत रोई। आज तो माँ के अवशेष भी इस धरती पर नहीं रहे। मैं बिना माँ की कैसे रहूंगी, वह श्रीकांत से बार बार पूछती रही। श्रीकांत उसे गले लगाकर धीरज देता रहा। चंपा मजबूत पेड़ से सहारा पाकर किसी लता की तरह उससे चिपट गई। उन्हीं कमजोर क्षणों में दो बदन एक दूसरे के जो हो गए। इसके बाद श्रीकांत फिर अमेरिका चला गया। चंपा दादी की देखभाल में लग गई। बस वह दोपहर में अपने घर आती, शाम को फिर दादी के पास चली जाती। रातें चंपा की श्रीकांत की यादों में कटती। सोचती, अब की बार श्रीकांत आएगा तो बता दूंगी उसे कि मैं उसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अभी श्रीकांत को गए हुए 2 महीने हुए थे कि चंपा को अपने अंदर कुछ सुगबुगाहट महसूस होने लगी। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव था। उसका मन किया कि अभी फोन उठाकर श्रीकांत को बता दे, किंतु कुछ सोचकर वह रुक गई। चंपा की मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि एक रात दादी को फिर हार्ट अटैक पड़ा। चंपा ने बेला की मदद से दादी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था और श्रीकांत को भी फोन कर दिया था। श्रीकांत ने कहा, मैं तुरंत पहुंचता हूं, कहकर फोन काट दिया था। चंपा और बेला सारी रात हॉस्पिटल में रुकी। दादी के पास जाने की इजाजत उन्हें नहीं थी, पर वह बाहर रिसेप्शन पर बैठी रही। श्रीकांत की बात डॉक्टर से हो गई थी। श्रीकांत एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। चंपा वहीं थी। बेला को चंपा ने घर भेज दिया था। चंपा श्रीकांत को देखते ही उसे गले लगकर रोने लगी, तो उसने चंपा को धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो चंपा, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। तो श्रीकांत ने पूछा, कब, कैसे, क्या हुआ था? तो चंपा ने बताया, रात के 10 बजे तक दादी के पास ही वह बैठी हुई थी, तब तक वह बिल्कुल ठीक थी। कहने लगी, मैं खुद उन्हें सुलाकर आई थी। रात को बेला दादी के पास सोती थी। दादी के पास किसी भी चीज की जरूरत हो, इसलिए बेला उनके पास रहती थी। उस रात दादी बेला को उठाकर बोली, बड़ी घबराहट हो रही है बेला, अपनी भाभी को बुला ला। जैसे ही बेला मुझे बुलाने आई और मैं उन्हें देखने गई, तो देखते ही मुझे लगा जितनी जल्दी हो सके दादी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। श्रीकांत ने कहा, चंपा तुम बहुत बहादुर हो, अच्छा किया जो समय से दादी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। श्रीकांत दादी से मिलने इमरजेंसी में गया तो दादी की हालत ठीक नहीं थी। वह वेंटिलेटर पर थी।
श्रीकांत ने दादी का हाथ पकड़कर आवाज दी, दादी दादी मैं आ गया। आवाज सुनकर दादी ने आंखें खोली, देखा श्रीकांत को, फिर आंखें बंद कर ली और श्रीकांत के हाथ से दादी का हाथ छोड़ गया। श्रीकांत ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने देखा और नो मोर कहा। दादी के पार्थिव शरीर को घर ले जाया गया। चंपा को तो जल्दी जल्दी 2 झटके लग गए, पहले माँ अब दादी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था। सारी रात वे पार्थिव शरीर को लेकर बैठे रहे। हिंदू धर्म में कहीं कहीं दिन छिपने के बाद अंतिम क्रिया नहीं की जाती है। कुछ खास लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग रात को ही मातम पुरसी के लिए आ बैठे थे, जो कुछ देर बैठकर चले गए। चंपा बेला रात भर सिसकती रही। दोपहर हो चली थी, पर अभी तक अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं हुई थी, बल्कि दादी के शरीर को कोल्ड स्टोर में रखवा दिया गया था। चंपा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी देर क्यों हो रही है। चंपा ने बेला से पूछा, बेला क्या हुआ, किस चीज के लिए देर हो रही है, किस बात की देर है। बेला ने कहा, जो सुनाई तो ऐसा पड़ रहा है भाभी कि कोई आने वाला है, उसी का इंतजार हो रहा है। बेला सोचने लगी, ऐसा कौन आने वाला है। चंपा भी यही सोच रही थी, जिसका इंतजार हो रहा है। शाम होने में अब कुछ देर बची थी, तैयारियां शुरू कर दी गई। तभी एक गाड़ी गेट के पास आकर रुकी। चंपा ने देखा एक गोरी सी मेम उतरी उसमें से, और आगे आगे 2 छोटी छोटी लड़कियां डैड डैड कहती हुई भागती हुई श्रीकांत से लिपट गई। चंपा यह सब आश्चर्य से देख रही थी। तो ये बच्चियां श्रीकांत की है? श्रीकांत पहले से शादीशुदा था? चंपा ने मन ही मन कहा। कभी जिक्र नहीं किया था श्रीकांत ने। तभी वह अंग्रेजन लड़की श्रीकांत के पास आकर बोली, हाय हनी। चंपा से और नहीं देखा जा सका। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वह अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद बेला आई और बोली, भाभी यह कमरा वह गोरी मेम और उनके बच्चों के लिए तैयार करना है, आप दूसरे बेडरूम में चले जाओ। चंपा ने कहा, बेला तुझसे यह किसने कहा है? तो बेला सर झुकाकर बोली, भाभी ऐसा साहब ने कहा है। चंपा समझ चुकी थी कि अब यहाँ उसकी न कोई जरूरत है और न ही जगह, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दादी के स्वर्गवास तक का ही था। दादी के जाते ही कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। चंपा उठकर दूसरे कमरे में चली गई और श्रीकांत को अब कुछ भी बताना बेमानी था। अंतिम संस्कार के बाद चंपा ने घर जाने की इजाजत मांगी श्रीकांत से। श्रीकांत ने अपनी वाइफ से चंपा को दोस्त कहकर मिलवाया और कहा, ठीक है मैं घर आकर मिलता हूँ, क्योंकि श्रीकांत नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ और चंपा एक छत के नीचे रहे। चंपा अपने घर चली गई। बेला को चंपा का यूं जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसका मन कर रहा था कि इस गोरी मेम को सब कुछ बता दूं, पर उसे इंग्लिश नहीं आती थी और गोरी मेम को हिंदी नहीं आती थी। चंपा किसी तरह से खुद को संभाल कर अपने घर पहुंची। घर जाकर अपने बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगी। कोई नहीं था उसके आंसू पहुंचने वाला। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही चुप हो गई। उसे श्रीकांत से ऐसे व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चंपा के दिल को बहुत ठेस लगी थी श्रीकांत के रूखे व्यवहार से। वह सोच रही थी, अगर कोई जानवर भी पालता है तो भी उससे उसे प्यार हो जाता है। माना कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, शर्तों में बंधी थी, लेकिन इतनी बेरुखी। एक बार तो उसे रोकना चाहिए था, लेकिन उसने तो एक बार रोका तक नहीं, अपनी बीवी से भी गैरों की तरह मिलवाया। सारी बात एक के बाद एक चंपा को याद आ रही थी। जो रूम दादी के सामने उसे दिया गया था, पत्नी के आते ही उसे छीन लिया गया। ऐसा निष्ठुर तो लगता नहीं था श्रीकांत। चंपा सोच रही थी, अब नहीं बताऊंगी अपनी प्रेगनेंसी की बात, श्रीकांत को और कोई फायदा भी नहीं है। वह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर दिखाकर कहेगा, पेज 5 पर देखो क्या लिखा है। दोनों की मर्जी से अगर फिजिकल रिलेशन हुआ तो हो सकता है, किंतु एक दूसरे की गैर मर्जी से नहीं। हाँ, अगर मैं कोर्ट में अपील करूंगी तो बच्चे का खर्च वगैरह के पैसे देने को श्रीकांत राजी हो जाएगा। पर मैं श्रीकांत से प्यार करने लगी थी। वह यही सोच रही थी, मैं बच्चे के बारे में श्रीकांत से जिक्र नहीं करूंगी, जो होगा मैं खुद सहूंगी। अब सब खत्म हो गया। चंपा सुबह उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने सोचा शायद श्रीकांत का फोन आएगा, किंतु शाम के 3 बज गए, परंतु श्रीकांत का कॉल नहीं आया। चंपा को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। इतना कमजोर खुद को उसने कभी नहीं पाया था।
उसकी माँ की मौत से भी वह इतना नहीं टूटी थी, क्योंकि श्रीकांत ने सहारा जो दिया था, पर अब तो इस दुनिया में वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। श्रीकांत ने दादी की मौत के बाद जो वह सोच रही थी कि श्रीकांत ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। आंसू थे कि चंपा का रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चंपा सोच रही थी, जिस माँ के लिए पैसों की जरूरत थी वह भी नहीं बची। अब मोहल्ले पड़ोस वालों को क्या जवाब दूंगी? कुछ दिन में सबको पता चल जाएगा कि चंपा माँ बनने वाली है। चंपा अपनी भावनाओं पर उस क्षण काबू रखना चाहिए था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह पछता रही थी। मन ही मन उसे ग्लानि महसूस हो रही थी। पर वह कहावत है ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ये समाज तो, चंपा सोचने लगी, मेरा जीना जो है कठिन कर देगा। जितना चंपा सोचती उतनी उलझनों में उलझ जाती। सुबह से चंपा ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तभी पड़ोस की भाभी ने दरवाजा खटखटाया। चंपा बोली, कौन है? कहकर उसने जो दरवाजा खोला तो उसे देखते ही भाभी बोली, अरे ननंद रानी, क्या हाल बना रखा है आपने? क्या हुआ है तुम्हें? तो चंपा बोली, कुछ नहीं। कहकर चंपा ने मुस्कुराना चाहा पर नाकाम रही। आगे बढ़कर भाभी के गले लगकर सिसकने लगी तो भाभी ने कहा, माँ की याद आ रही है? चंपा माँ का नाम सुनकर भाभी के गले लगकर बहुत रोई। बोली, भाभी, माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। वे चुप कराते हुए बोली, पगली, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही होता है और हम हैं ना तेरे लिए। चल मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, खा ले, कुछ नखरे मत कर। भाभी ने चंपा को खाना खिलाया और भाभी बोली, मैं चलती हूँ चंपा, शाम को मिलती हूँ। भाभी चली गई। चंपा अपने बिस्तर पर लेट गई। 2-3 रात की जगी चंपा को नींद आ गई। न जाने कितनी देर वह सोती रही। चंपा के फोन की घंटी लगातार बजने से उसकी नींद टूटी तो श्रीकांत का नाम फोन की डिस्प्ले पर आ रहा था। चंपा का मन किया कि फोन बंद करके बिना बात किए ही रखते, लेकिन उसने जो फोन उठा लिया, बोली, हेलो। हमारी डील तो दादी के मरने के बाद खत्म हो चुकी है। चंपा कहने लगी, अब क्या काम है मुझसे? उधर से श्रीकांत ने चंपा से कुछ कहा। श्रीकांत ने चंपा से कहा, चंपा घर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। चंपा थोड़ी रूखेपन से बोली कि अब दादी की सांसें थम गई ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, अब क्या बात करनी है आपको? श्रीकांत ने कहा कि हाँ, वह खत्म हो गया, लेकिन कुछ बातें अभी बाकी हैं जो करना जरूरी है। चंपा ने कहा, ठीक है, आती हूँ। कहकर चंपा ने फोन रख दिया। चंपा का दिमाग कह रहा था कि अब क्यों जा रही है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है, किंतु दिल श्रीकांत की ओर खींचा जा रहा था। आखिर दिल की जीत हुई और चंपा श्रीकांत के घर पहुंच गई। बेल बजाई तो बेला ने गेट खोला। चंपा को देखकर खुश होती हुई बेला बोली, भाभी, वो विदेशन तो गई बच्चों को लेकर? चंपा ने कहा, बड़ी जल्दी चली गई। बेला बोली, हाँ भैया, बाद में जाएंगे, उसे कुछ जल्दी थी, बच्चों की दादी के दर्शनों की जिद की थी, इस वजह से वह आई थी। उसको यहाँ का खाना पानी नहीं जमता, कल से परेशान थी। तभी श्रीकांत बाहर आ गया और बेला चुप हो गई। उसने बेला को कहा, जाओ बेला, चाय बनाकर ले आओ। बेला ने कहा, जी भैया। श्रीकांत ने कहा, अब बुत बनी खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी चंपा? श्रीकांत के पीछे पीछे चंपा ड्राइंग रूम में आ गई। श्रीकांत ने बैठने का इशारा किया और गंभीर स्वर में चंपा से बोला, मैं जानता हूं कि तुम जूली और बच्चों को देखकर शॉक्ड हो कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया ये सब। तो मैं कहूंगा कि मैं बताना तो चाहता था, लेकिन दादी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं किसी गोरी मेम से शादी करूं। जब भी मैं जाता यही समझाकर भेजती थी कि शादी यहाँ की लड़की से होगी। जूली और मैं साथ पढ़ते, फिर हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। चंपा मन में सोच रही थी, सच, ये प्यार जो न करवा दे वह भी थोड़ा है, और वह भी श्रीकांत के प्यार में गलती कर बैठी। श्रीकांत ने कहा, हमने शादी कर ली दादी को बिना बताए। पता है चंपा, दादी को पता चला तो मर जाएगी, पर जूली को बहू बनाने की इजाजत कभी नहीं देगी। लेकिन दादाजी को मालूम था, वे खामोश रहे। फिर मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, पर यह सोचकर रुक गया कि कहीं तुम्हारे मुंह से गलती से भी निकल गया तो दादी दिल पर ले लेगी। बाकी मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ईमानदारी से किया। 5 लाख रुपए तुम्हें बैंक में समय से डलवा दिए।
तुम्हारा बाकी सब खर्च भी मैंने पे कर दिया है। तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहा। हाँ, वो उस रात तुम्हारी भी सहमति थी। अब चंपा, मैं यहाँ रुका हूँ, इस प्रॉपर्टी को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा खर्च अभी भी अमेरिका से भेजता रहूं। चंपा ने कहा, क्यों, हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है। श्रीकांत ने कहा, हाँ, तुम आजाद हो गई हो, आगे किसी भी अच्छे लड़के से शादी करके घर बसा लेना। चंपा बोली, वह मेरा निजी मामला है। तो वह बोला, आपको? चंपा कहने लगी, आपको मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अपने खर्च के लिए मैं खुद कमा सकती हूँ। मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। तुमने पैसे दिए, मैंने जब तक तुम्हारी दादी जिंदा रही उनकी दिल से सेवा की। हमारा हिसाब किताब जो दादी के जाते ही पूरा हो गया। आप तसल्ली से जाइए, ये भूल करके कोई चंपा मिली भी थी। श्रीकांत समझ नहीं पा रहा था चंपा इस लहजे में उससे बातें क्यों कर रही है। बेला चाय ले आई। चंपा ने कहा, बेला, मेरा बैग ले आओ कमरे से। बेला बैग लेकर आ गई। चंपा बिना चाय पिए वहां से एक झटके में निकल गई। श्रीकांत कहता रह गया, अरे चंपा, चाय पीकर तो जाओ। क्या हुआ चंपा? अरे क्या हुआ चंपा? चंपा बिना कोई जवाब दिए हुए वहां से जा चुकी थी। चंपा के जाने के बाद श्रीकांत ने चंपा से मिलने की या फोन पर बात करने की काफी कोशिश की, पर सब बेकार गई। चंपा फिर श्रीकांत से नहीं मिली। श्रीकांत घर भी गया, पर वह वहां भी नहीं मिली। थक हार कर श्रीकांत अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अमेरिका अपनी बीवी बच्चों के पास लौट गया। श्रीकांत की भलाई चंपा को इसी में लगी कि वो श्रीकांत से दूर रहे अपने परिवार के साथ, क्योंकि चंपा श्रीकांत से बहुत प्यार करने लगी थी। श्रीकांत की लाइफ में उसने अपनी कोई जगह नहीं देखी। उसने निश्चय कर लिया कि वह श्रीकांत की निशानी जो बच्चे के रूप में उसके पास थी, उसके साथ ही जीवन बिता देगी। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था चंपा के लिए। पर चंपा भी कहां हार मानने वाली थी। हार न मानकर सामना करने का निर्णय उसने ले लिया था। उसे पता था 2 या 3 महीने बाद ही मोहल्ले में सबको पता चल जाएगा उसकी प्रेगनेंसी का। तब सबकी सवालिया निगाहें उसकी ओर उठने लगेंगी। तो इस सब से बचने के लिए वह कुछ उपाय खोज रही थी कि चंपा को याद आया जब श्रीकांत और उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, तब फूलों की माला पहना श्रीकांत के दोस्त जो गवाह बना था, उसने उनकी एक तस्वीर ले ली थी जिसे श्रीकांत ने डिलीट करवा दिया था। लेकिन उससे पहले उसने चंपा को वह तस्वीर शेयर कर दी थी और चंपा भूल भी गई थी। पर आज उसे याद आई तो चंपा उस तस्वीर को अपने फोन में बेसब्री से ढूंढ रही थी। आखिर उसे मिल ही गई। उसने उसे फ्रेम करवा लिया और सामने दीवार पर टांग दिया। एक दिन पड़ोस वाली भाभी घर आई और उस तस्वीर को देखकर चौंक गई। बोली, ननंद रानी, ये क्या है? किससे नैन मटक्का चल रहा है तुम्हारा? अभी तो माँ को मरे साल भर भी नहीं हुआ। चंपा बोली, भाभी, वो श्रीकांत है मेरे पति। आपने देखा था ना, माँ की अंत्येष्टि में बढ़ चढ़कर काम कर रहे थे। भाभी बोली, हाँ, वो तो देखा था, पर शादी कब हुई तुम्हारी उसके साथ? चंपा आंखों में आंसू भरकर बोली, वह तो माँ के सामने ही माँ की मर्जी से मंदिर में हुई थी। माँ चाहती थी अगर उन्हें कल को कुछ हो जाए तो कोई तो उनकी चंपा को संभालने वाला हो। भाभी का भी दिल पसीज गया। भाभी ने कहा, अच्छा रो मत चंपा, अब बता कहाँ है श्रीकांत? तो चंपा ने कहा, वह तो विदेश में नौकरी करते हैं, सो वहीं चले गए। भाभी बोली, फिर तुझे यहाँ क्यों छोड़ गया? चंपा बोली, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। तो भाभी बोली, फिर साथ क्यों नहीं ले गया? भाभी ने भी जैसे पुलिसिया जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो चंपा ने भाभी को बताया, भाभी, मैं श्रीकांत के बच्चे की मां बनने वाली हूं। ऐसी हालत में प्लेन में नहीं जा सकती थी। सो श्रीकांत ने कहा, बच्चा हो जाएगा तब ले जाएगा अपने साथ। भाभी की आश्चर्य से आंखें फैल गई और कहने लगी, अरे चंपा, क्या कह रही है तू? चंपा बोली, हाँ भाभी, वह कह रहा था कि तुम्हारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। बस। भाभी तो तारीफ सुनकर फूले नहीं समाई। फिर बोली, अच्छा चंपा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। चंपा समझ गई, अब यह खबर पूरे मोहल्ले में जल्दी फैल जाएगी। भाभी तेजी से सबको बता देंगी, चंपा को जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। और वही हुआ। चंपा सबकी सहानुभूति की पात्र हो गई। चंपा की समझदारी से वह रुस्वा होने से बच गई। लेकिन इस दिल का क्या करे जो श्रीकांत के लिए धड़कता था,
बेचैन रहता था। चंपा का न खाने को दिल करता था, न किसी और काम में दिल लगता था। ट्यूशन भी पढ़ाना उसने छोड़ दिया था। उसने बैंक में माँ के ऑपरेशन से बचे पैसे थे, जिनसे चंपा का खर्चा चल रहा था। मोहल्ले पड़ोस की औरतें चंपा का ख्याल रखती, नसीहत देती कि यह न खाओ, वह न खाओ, बच्चे के लिए अच्छी है। पर चंपा को तो इश्क की बीमारी लग चुकी थी, जो घून की तरह उसे खोखला की जा रही थी। समय गुजरता गया, चंपा अपने दिल से हार चुकी थी। लेबर पेन से तड़पती चंपा को भाभी 2 औरतों के साथ मिलकर हॉस्पिटल ले गई। उसे फौरन एडमिट कर लिया गया, क्योंकि समय तो धीरे धीरे अपनी गति से बीत रहा था और उसके लेबर पेन शुरू हो चुके थे। चंपा को डॉक्टरों ने तुरंत एडमिट कर लिया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार चंपा बहुत कमजोर थी और डॉक्टर किसी एक को ही बचा सकते थे, बेबी या माँ। तो चंपा ने डूबती आवाज में कहा, डॉक्टर साहब जल्दी पेपर लाइए, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को बचाया जाए। और फोन नंबर लिखते हुए कहा, इस पर कॉल करके उन्हें बुला दीजिए, कहिए चंपा आखिरी वक्त पर श्रीकांत से मिलना चाहती है। डॉक्टर ने फोन लगाया। उधर से आवाज आई, हेलो। डॉक्टर ने कहा, आई टॉक टू श्रीकांत। श्रीकांत ने कहा, यस आई एम श्रीकांत। डॉक्टर ने सारी इमरजेंसी बताई, किंतु चंपा के कहने पर बेबी की बात नहीं बताई। बेबी बॉय को जन्म दिया था, जितनी सूरत देखकर वह चंपा निहाल हो गई थी। दूसरे दिन शाम तक श्रीकांत आ चुका था। वह चंपा से जल्द मिलना चाहता था। डॉक्टर उसे चंपा के कमरे तक ले गए। चंपा आंखें बंद किए सोच रही थी। इंतजार तो मौत और श्रीकांत दोनों का है, अब यह नहीं पता पहले मुलाकात किससे होगी। तभी कानों में एक आवाज सुनाई दी, चंपा मैं आ गया, श्रीकांत आ गया, आंखें खोलो चंपा प्लीज। चंपा ने आवाज सुनी और इसी आवाज का तो उसे इंतजार था। चंपा को दुनिया से रुखसत होने से पहले आंखें खोली तो श्रीकांत को देखकर बोली, मेरे पास समय नहीं है श्रीकांत। श्रीकांत ने कहा, मैं आ गया हूं चंपा, सब ठीक हो जाएगा। चंपा बोली, अब तो सब ठीक हो गया श्रीकांत। डॉक्टर बच्चे को ले आए। चंपा ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी श्रीकांत, ये बच्चा मेरे प्रेम की निशानी है जो मैंने तुमसे बेइंतहा किया है। बताना चाहती थी तुम्हें जब दादी के स्वर्गवास पर आए थे, लेकिन तुम्हारे परिवार को देखकर नहीं बताया। मैं तुम्हारे परिवार को नहीं टूटने देना चाहती थी अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन अब इसकी परवरिश नहीं कर पाऊंगी मैं, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रही हूँ। श्रीकांत ने चंपा का सर अपनी गोद में ले लिया और कहा, इतना बड़ा सच तुमने बताया क्यों नहीं, और तुम अकेली सब सहती रही। अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा चंपा, बच्चे के साथ उसकी माँ भी मेरे साथ अमेरिका जाएगी। चंपा ने कहा, अब बहुत देर हो गई है श्रीकांत। चंपा के प्राण पखेरु उड़ चुके थे किसी और अनंत यात्रा के लिए। चंपा के पार्थिव शरीर से लिपटकर श्रीकांत रोता रह गया। भाभी और सभी ये देखकर सन्नाटे में आ गई। श्रीकांत को उन्होंने पहचान लिया। उन्होंने कहा, चलो बच्चे का बाप समय से आ गया। ये सुनकर श्रीकांत सोच रहा था, कैसे पता है सबको। चंपा का पार्थिव शरीर जब घर ले जाया गया तो चंपा के घर पहुंचकर श्रीकांत ने अपनी और चंपा की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली फोटो लगी देखी तो सारा माजरा समझ गया। श्रीकांत ने भाभी को एक ओर ले जाकर कहा, चंपा को विदाई के लिए सुहागन की तरह सजा दो। चंपा की विदाई उस मोहल्ले से सम्मान के साथ हुई। सभी के दिल में हमेशा के लिए एक ही चंपा बनकर रह गई। इस तरह यह अनोखी एक तरफा प्रेम कहानी का अंत हुआ, जिसकी शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ हुई थी। दोस्तों, चंपा अपनी प्रेम की निशानी अपने कॉन्ट्रैक्ट पति को सौंपकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब श्रीकांत अपने बच्चे को अमेरिका ले गया उसकी परवरिश के लिए, और इधर चंपा एक ऐसी चंपा बनकर रह गई जो हमेशा सबके दिलों में रहेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और बलिदान मांगता है। जीवन की हर मुश्किल में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक नागिन और 2 राजकुमारों की अनोखी कथा सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एक जमाने की बात है, रामपुर नाम की एक सूखी बेजान रियासत थी। वहां के राजा सूरत सिंह बड़े ही नेक दिल थे।
हमेशा अपनी जनता की भलाई और सुख शांति के बारे में सोचते रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम उग्रसेन था और छोटे को सब प्यार से संतोष पुकारते थे। रानी भी उतनी ही दयालु और संस्कारी थी, हर किसी की मदद को तैयार रहती थी। जैसे कोई दुख में हो तुरंत सहारा बन जाती थी। फिर एक दिन अचानक रामपुर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पड़ोस का राजा दहिरसेन, जो बड़ा चालाक था, उसने अचानक रामपुर पर हमला कर दिया। रामपुर की सेना तैयार नहीं थी और राजा सूरत सिंह कुछ समझ ही नहीं पाए। सबसे बुरी बात, राजा का सेनापति भी दुश्मन से मिल गया था, जिससे सेना की हार हो गई। राजा का बड़ा बेटा राजकुमार उग्रसेन दुश्मन के हाथों कैद हो गया। यह खबर मिलते ही राजा सूरत सिंह अपनी पत्नी और छोटे बेटे को लेकर एक गुप्त रास्ते से रामपुर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां उन्हें एक गुफा मिली। उसी गुफा में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात छोटे राजकुमार संतोष को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने भी उस आवाज को सुना। राजा सूरत सिंह, जो बड़े दयालु थे, अपने बेटे से बोले, बेटा, कोई दुखी औरत रो रही है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमार संतोष बोला, पिताजी, आप रहने दीजिए, मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। माता पिता से आज्ञा लेकर और अपने हथियार उठाकर राजकुमार संतोष आवाज की दिशा में चल पड़ा। वह गुफा से थोड़ा और आगे बढ़ा। जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उधर ही बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान के नीचे से रोने की आवाज आ रही है। राजकुमार उस चट्टान की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि चट्टान के नीचे एक नागिन दबी पड़ी है। उसे इंसानों की तरह रोते देखकर राजकुमार को बड़ा अचरज हुआ। उसने पूछा, तुम इंसानों की तरह क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? कोई भूत हो या परी हो? नागिन सहमी हुई बोली, मैं आकाश की एक परी हूँ। देवताओं ने मुझे श्राप दिया है, उसी श्राप के कारण मैं इस रूप में हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी कि अचानक यह पत्थर मुझ पर गिर गया। अब मैं इसके नीचे दब गई हूँ, निकल नहीं पा रही। अपनी इसी बेबसी पर मैं रो रही हूँ। राजकुमार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी ताकत से चट्टान को दूर हटा दिया। चट्टान हटते ही नागिन चुप हो गई, उसका रोना भी बंद हो गया। राजकुमार ने देखा नागिन का मुंह धीरे धीरे परियों जैसा खूबसूरत होता जा रहा था। थोड़ी देर में फन की जगह एक सुंदर चेहरा बन गया, पर धड़ अभी भी सांप का ही था। नागिन आंसू बहाते हुए बोली, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, मैं इसे कैसे चुकाऊंगी? आज तुमने मेरी जान बचाई। राजकुमार ने कहा, यह तो मेरा फर्ज था कि दुखियारों की सहायता करूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम उसकी भी मदद करते। ये तो हमारा धर्म है। फिर राजकुमार ने परी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया है और उसके भाई को बंदी बना लिया है। उसकी कहानी सुनकर नागिन परी ने कहा, राजकुमार, अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इस पहाड़ के पास एक जादूगर रहता है, उसके पास एक श्राप मोचन मणि है, तुम उसे ले आओ। राजकुमार कहने लगा, अगर मैं मणि ले आऊंगा तो क्या मुझे मेरा राज्य और मेरा भाई मिल जाएगा? तब परी नागिन बोली, हाँ, फिर तुम्हें वह मिल जाएंगे। तुम बस मुझे श्राप से मुक्त कर दो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अब राजकुमार मणि लेने के लिए पहाड़ की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। शिकारी ने एक बाज को पकड़ रखा था। बाज उसके हाथ से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था। राजकुमार को बाज पर दया आ गई, क्योंकि राजकुमार तो बड़ा दयालु था। उसने शिकारी से कहा, शिकारी, बाज को छोड़ दो। शिकारी ने कहा, ये तो मेरा शिकार है, मैं भला इसे क्यों छोड़ूं? इतनी देर से मैं शिकार की तलाश में था और बड़ी मुश्किल से मुझे यह शिकार मिला है। तब राजकुमार ने कहा, तुम इस शिकार को छोड़ दो और बदले में मेरी अंगूठी ले लो। शिकारी अंगूठी को देखकर ललचा गया और उसने अंगूठी ले ली और बाज को छोड़ दिया। शिकारी के हाथ से छूटते ही बाज राजकुमार से बोला, राजकुमार, मैं बाजों का राजा हूं। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरे दुख में साथ दिया है। जब भी तुम्हें दुख में मुझे याद करना हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जब भी तुम पर संकट आए, बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। अब राजकुमार और आगे बढ़ा।
आगे चलते चलते उसे नागिन परी का दिया हुआ वचन याद आया कि तुम मुझे मणि ला दो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इसलिए राजकुमार और जोश में आकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने पर उसे एक नदी मिली। उसने देखा कि नदी में नाव में कुछ शिकारी बैठे हुए हैं और वे एक बड़े से मगरमच्छ को पकड़े हैं। वे उसे नदी से बाहर खींच रहे हैं और मगरमच्छ तड़प रहा था और छूटने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार बड़ा दयालु था। उसने अपनी कीमती कटारें शिकारियों को दे दी और कहा, इस मगरमच्छ को छोड़ दो। छूटते ही मगरमच्छ ने कहा, राजकुमार, मैं मगरमच्छों का राजा हूँ। अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, इस वक्त तो तुम्हें मुझे नदी पार करना है, मुझे नदी पार करा दो। मगरमच्छ ने खुशी खुशी राजकुमार को अपने पीठ पर बैठाया और नदी के पार पहुंचा दिया। अब जादूगर का महल पास था। राजकुमार शीघ्र ही वहां पहुंच गया। वहां उसे अचानक लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। वह चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ देखा तो पत्थर की मूर्तियां पड़ी थी। वहीं मूर्तियां धंस रही थी। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी पास पड़ी एक मूर्ति राजकुमार से कहने लगी, छिपने का कोई फायदा नहीं है, जादूगर की नजर पड़ते ही तुम भी पत्थर के हो जाओगे। ये सुनकर राजकुमार घबरा गया। उसे नागिन परी का दिया वचन याद आ गया कि तुम मुझे मणि ला दो और मैं तुम्हारा राज्य और तुम्हारे भाई को बंदी गृह से छुड़वा दूंगी। तो अब जादूगर से मणि छीनने का राजकुमार उपाय सोचने लगा कि कैसे वह परी को मुक्त करे और अपना राज्य प्राप्त करे। तभी वह मूर्ति बोल उठी, राजकुमार, प्राण प्यारे हैं तो भाग जाओ, जादूगर आता ही होगा। भारी मन से राजकुमार नदी के किनारे आ गया। तभी उसे मगरमच्छों का राजा वह मगरमच्छ याद आया और उसने उसे याद किया। तभी मगरमच्छ बाहर आया और कहने लगा, राजकुमार, आपने हमें याद किया है। मगरमच्छों के राजा से राजकुमार बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी है। तब मगरमच्छ बोला, आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है। तब राजकुमार ने कहा, तुम नदी के अंदर जाओ और जितने भी जल के अंदर मगरमच्छ और जो भी जलीय जीव है सबको लेकर राजमहल की ओर, जो जादूगर का राजमहल है, उसकी तरफ जाओ और उन पर हमला करो। और उधर फिर उसको राजकुमार को जो पंछियों का राजा था वह बाज, उसकी याद आई। उसने तुरंत ही बाज को याद किया। बाज प्रकट हो गया और कहने लगा, राजकुमार, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, जितने भी पंछी हैं और तुम्हारे जितने भी साथी हैं सबको लेकर तुम राजमहल के ऊपर से हमला करना। तो बाज ने कहा, ठीक है। अब जो राजकुमार तो पीछे था और जितने भी जलीय जीव थे वे सब आगे बढ़ रहे थे और बाजों के झुंड थे। जितने भी पशु पक्षी थे सब ऊपर से राजमहल के ऊपर से जादूगर पर टूट पड़े। अचानक हमले से जो जादूगर घबरा गया। जल के जीव जंतु और पक्षियों पर उसका जादू नहीं चला। देखते ही देखते उसके जादुई शैतान मारे गए। मगरमच्छों और जलीय जीवों ने उन्हें नोच नोच कर खा गए। जादूगर भी मारा गया। बाजों के राजा ने राजकुमार को आवाज दी कि जादूगर अब मर चुका है, आप महल में आ जाओ। उसने देखा कि जादूगर सच में मरा पड़ा है। पक्षियों ने उसे जगह जगह से नोच लिया है और मगरमच्छ उसके पांवों से लिपटे हुए हैं और उनके जो सैनिक थे उनको भी काफी जलीय जीव खा चुके हैं। इतने में ही एक मूर्ति ने राजकुमार से कहा, जो पत्थर की राजा मूर्तियां बनी हुई थी, क्योंकि वह भी पहले कभी इस राज्य की जो राजा थे और उसकी प्रजा थी, उसको जादूगर ने पत्थरों की मूर्तियां बना दिया था। तब एक मूर्ति ने कहा, जादूगर के पेट में मणि है, तुम उसे निकाल लो। राजकुमार ने तुरंत मणि निकाल ली। फिर मणि की सहायता से सारी मूर्तियों में प्राण डाल दिए। पल भर में चारों ओर चहल पहल मच गई। पत्थर बने नगर के राजा ने राजकुमार को पूछा, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। राजकुमार ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी कि कैसे पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर हमला किया है और मेरे भाई को बंदी बना रखा है। तब वह राजा कहने लगा, मैं अभी अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। राजा अपनी सेना लेकर राजकुमार के साथ चल पड़ा। रास्ते में राजकुमार ने नागिन परी, जो कि श्रापित थी, उसका श्राप मिटा दिया। परी ने उसे बताया, तुम्हारे भाई संकट में है, मैं जाकर उनकी रक्षा करती हूँ और तुम भी रामपुर पहुंचो। तो राजकुमार ने रामपुर पर हमला कर दिया। उसके साथ पत्थरों के देश की सेना थी। राजा दहिरसेन घबरा गया और उसकी हार हो गई।
उसे कैद कर लिया गया। राजा सूरज सिंह फिर से सिंहासन पर बैठे और एक दिन राज दरबार लगाया गया। आस पड़ोस के राजा भी बुलाए गए। राजकुमार संतोष नागिन परी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। राजकुमार निराश हो गया। तभी उसे नागिन परी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी थी। वो सफेद कपड़े पहने हुए थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। राजकुमार ने नागिन परी से पूछा, ये कौन है? तब नागिन परी ने बताया, ये धरती की परी है, राजा दहिरसेन की बेटी है। तुम्हारा और इसका नाम राजकुमारी दया है। संतोष और दया दोनों मिल जाएंगे तो पृथ्वी पर कोई खून खराबा नहीं होगा और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। युवराज उग्रसेन आगे बढ़ा और उसने राजा सूरज सिंह से कहा, पिताजी, राजकुमारी दया और राजकुमार संतोष का विवाह कर दे। मैं सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ता हूँ और मेरे भाई छोटे राजकुमार संतोष को राजा बना दे। फिर अगले दिन राजकुमार संतोष और राजकुमारी दया का विवाह हो गया। संतोष ने दया को एक मूर्ति भेंट की। उसने उस मूर्ति को नागिन परी को भेंट कर दी। नागिन परी ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने लगी तो संतोष ने पूछा, अब कब आओगी? नागिन परी ने मुस्कुराकर कहा, जब भी मेरी कहानी कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो मैं उसमें जरूर आऊंगी। और यह कहते हुए वहां से चली गई, क्योंकि वह तो परी थी, उसे तो अपने लोक जाना था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।